हेलो हेलो हेलो। हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। कल क्लास नहीं हो पाई, ठीक है। 12 बजे छोड़ दिया था। हेलो हेलो। हाँ, तो कल वाला पार्ट आज फिनिश करना है, तो थोड़ा 10-5 मिनट दे दोगे लास्ट में। मतलब टॉपिक खत्म हो जाएगा, छोड़ दूंगा कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स तक। अरे पीपीटी नहीं लगाई? अच्छा, लेक्चर 2 है ना तुम्हारा तो। हाँ ठीक। लेक्चर 1 हो गया। अभी बहुत बेसिक बातें बताई थी मैंने, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, उसमें कोई डाउट है? क्योंकि वो हम 10th में भी पढ़े थे और कल भी मैंने बहुत अच्छी तरीके, परसों को मैंने अच्छी तरीके से करा दिया था, पर आज पूरा समझने का है। हाँ बेटा, साउंड नहीं आ रही सही? अब बताओ, आ रही है? ठीक है, चलो अब सही है। अब आ रही है ना यार? अब तो आ रही होगी। पीछे वाले बच्चे बताओ, आ रही है अब? हाँ ठीक है। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम बहुत बेसिक, मतलब बिल्कुल ये समझना जरूरी है। इसको बहुत ध्यान से समझना, जो भी डाउट हो यहीं कहीं पूछ लेना, ठीक है। आज ही बच्चे कम है इस क्लास में, मुझे ऐसा लग रहा है। कम है ना? क्या कम हो गए? अभी थे इससे पहले क्या? कम ही आए हैं यार। ये घर पहुंचने के बाद बच्चे का मन नहीं करता, घर आने के बाद। कोटा का मुझे याद है, दिवाली की बात कोटा आधा रह जाता था, आधा बचता था। जो कुछ बच्चे होते थे उनको खींच खांच के बुलाना पड़ता था, भाई हाँ नहीं तो समझ ले, ये कर देंगे वो कर देंगे, तब वो बड़ी मुश्किल से कुछ बच्चे। और जो कुछ ढीठ होते थे, अब नहीं, नहीं हो पाएगा हमसे। मतलब दिवाली तक बच्चे को एहसास हो जाता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दिवाली से पहले वो जुनून में होता है और घर से भगाया गया होता है, जा चल पढ़, ठीक है। फिर एक बार मौका मिल जाता है घर जाने का, पर वो बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, फिर उसको पछताता है। वो जब एग्जाम होते हैं ना, उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। वो एक्चुअल हम लोगों ने देखा है ना, तो कह रहा हूँ, अगर आपने कसम खाई है किसी चीज को करने की, तो विपरीत परिस्थितियां आएंगी, ठीक है। पर आपने अगर सोच समझ के डिसीजन लिया है कि यार मुझे निकालना ही है, तो यार मतलब फिर पलट के मत देखा करो, अपने डिसीजन चेंज मत किया करो। अगर सोच समझ के यहाँ आए हो, लड़ झगड़ के आए हो, जैसे भी आए हो, तो प्रूव करके दिखा दो, अपना 100% दे दो, हो ना हो ऊपर वाले के हाथों में। तुमने सच्ची मेहनत की है तो आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा, ये मान के चलो। वो किसी न किसी फॉर्म में रिवार्ड देगा, नेचर देती जरूर है, चाहे किसी भी फॉर्म में दे, पर तुम्हें गिफ्ट जरूर देगी, क्योंकि तुमने सच्ची मेहनत की है। ये शायद तुम मेरी बातें बातें लग रही होंगी, पर ये मैंने फील किया है। अगर आपने मेहनत की है तो रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। सिलेक्शन की फॉर्म में मिल जाए। अरे साउंड तो आ रही है ना? अरे यार तुम समझ नहीं रहे हो। अब आई है नहीं आई? आ रही है ना? हाँ, इसकी वजह से शायद दिक्कत आ रही है, मुझे लग रहा है, लग नहीं पा रहा है ईयर। अच्छा, माइक वैसा वाला नहीं है। नहीं, गर्दन में नहीं लग पाएगा। अब सही है, अब सही है, अब सही लग गया, एकदम ठीक। अब सही लग गया, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर सोच समझ के यहां आए हो, तो लास्ट टाइम तक डटे रहना। दिवाली की बात गायब होने वाला कंसेप्ट तुम्हारा मतलब यहां नहीं है। कोटा का केस अलग है, समझ रहे हो? कोटा को मत रिपीट, कोटा मत बनने देना। अपना जो डिसीजन है उस पर कायम रहना, ठीक है। गलत डिसीजन भी ले लिया अगर तुमने जबरदस्ती, तो प्रूफ करके दिखाना ये भी सही था। मतलब चेंज करना तो आपके हाथों में है ना। हाँ, तो बस ये है कि तुम विड्रॉ मत कर देना। ये अगर तूने विड्रॉ नहीं किया, लास्ट टाइम डटे रहे, तो रिजल्ट तो मिलेगा, चाहे किसी भी फॉर्म में मिले, ठीक है। अब समझना मेरी बात। सबसे पहले बात करूं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ये कंसेप्ट है, समझना।
अगर मैं बात करूं कि हमारा नर्वस सिस्टम कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्र का तंत्र, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्र का तंत्र। ठीक है, समझना तो क्या क्या इंक्लूड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। नंबर 1, नंबर 2, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमेशा क्या टर्म यूज करते हैं हम, सीएनएस। कई बार सुना होगा मेरे मुंह से सीएनएस, और मेरे टर्म सुना होगा पीएनएस। सीएनएस में दो चीजें आती हैं, जब भी आप पढ़ोगे तो देखोगे मैं बोलूंगा ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। जब भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करूंगा सीएनएस की बात कर रहा हूं। ठीक है, और एक्चुअल में सही बताऊं, दिवाली के बाद का जो टाइम होता है ना, वो सही टाइम होता है जब एक्चुअल में सही मायने में मेहनत होती है। सही मायने में सिलेक्शन वाला बच्चा दिवाली के बाद ही मेहनत करता है, असली जो दौड़ होती है ना वो। और जो मेन फिल्टर बच्चा होता है वो कोर्स खत्म करने के बाद दौड़ करता है, यानी जनवरी फरवरी से। जिसने जनवरी फरवरी से मेहनत कर ली, सिलेक्शन उसी का होगा। अभी इस समय की तो अभी तुम कोर्स खत्म कर रहे हो, अभी मेहनत थोड़ी ना है, नोट्स बना रहे हो, समझ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ये चल रहा है अभी तो। असली मेहनत सेल्फ स्टडी की होती है, जो दिवाली और स्पेशली जनवरी से स्टार्ट होती है। वो तुम कर गए, सिलेक्शन हो जाएगा। 50% बच्चा वहां विड्रॉ कर देता है, वो समझ ही नहीं पाता कि वो सोचता है कि मेहनत हो चुकी है, अब असली मेहनत उसके बाद चालू होती है। बस वही समझने की, वही चीज समझने की है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, कोई भी डिसीजन लो मुझे एक बार शेयर करना, ठीक है, मुझसे बताना जरूरी है। ठीक है, अपना बड़ा भाई, बड़ा जो भी समझते हो, ठीक है, अपना, ठीक है, बड़ा मतलब अपने पेरेंट्स तो वहां पर है, ठीक है, जो भी तुम यहाँ अपने भाई बहन के या माता पिता के संग भी हो, उनके एक श्रेणी में मुझे भी रख लेना। ठीक है, कुछ भी चीज तुम्हारे दिमाग में आ रही है एक बार शेयर कर लेना, मैं जो भी तुम्हें डिसीजन दूंगा सही बताऊंगा, जो एग्जैक्ट सही होगा। अपने आप मन से कोई डिसीजन मत ले लेना, बिना बताए मालूम पढ़ लिया तुमने, डिसीजन ले लिया, पता नहीं क्या कर लिया, क्या पहुंच गए, क्या कर रहे हो। कुछ भी डिसीजन हो मुझे एक बार बता जरूर देना, मैं तुम्हारे फेवर में ही बात करूंगा, कभी अनफेवर में बात नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, कुछ भी दिमाग में आए दिवाली के बाद कि सर ऐसा नहीं ऐसा दिमाग में आ रहा है, एक शेयर कर लेना, डांटूंगा नहीं, सॉल्यूशन दे दूंगा जो भी होगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, पर इतना मैं जरूर कहूंगा, असली लड़ाई दिवाली के बाद ही चालू होगी, उसमें विड्रॉ मत कर देना, अभी तुमसे कोर्स खत्म कर रहे हो तुम। ठीक है, और मैं इतना कह रहा हूं कि एक एक दिन में एक एक चैप्टर का रिवीजन होता है, मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, एक बार कोर्स खत्म करो, फिर तैयारी कैसे होती है मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, यही मैं करा दूंगा, पर तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, तुम हार गए उस समय तो बेकार हो जाएगा मामला सारा। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं कि समय आएगा जब तुम डाउन होगे, समय आएगा जब तुम डीमोटिवेट होगे, समय आएगा या तुम्हें लगेगा यार अब नहीं हो पाएगा, तो मुझे जरूर शेयर करना। वो दिवाली के बाद समय आएगा, दिवाली और दिसंबर के बीच में आता है, हर बच्चे की लाइफ में आता है, इतने सालों से मैं देख रहा हूं। तो मुझे बताना जरूर, अपनी तरफ से कोई डिसीजन मत ले लेना कुछ भी। ठीक है, वहां तक ले जाने की गारंटी मेरी है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये सीएनएस के अंदर आएंगे, जब भी मैं ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की बात करूंगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूंगा। ठीक है, कोई डाउट। अब बात कर रहा हूं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब समझना, मान लो ये आपका ब्रेन है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, समझना, ये बॉडी के ऑर्गन है आपके, ये बॉडी के ऑर्गन्स हैं, पूरी बॉडी में ऑर्गन है आपके। तो बहुत सारे नर्व ऐसे होते हैं जो यहां से निकलते हैं ब्रेन से, आपके बॉडी के ऑर्गन तक जुड़े हुए हैं, ये ऐसे। कुछ नर्व ऐसे होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, जो आपके बॉडी के ऑर्गन तक पहुंच रहे हैं, ये बॉडी के ऑर्गन तक पहुंच रहे हैं, समझने की कोशिश करना। तो ये नेटवर्क नहीं दिख रहा आपको, एक नेटवर्क, वायर का नेटवर्क, तारों का जाल, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी ऑर्गन से जोड़ रहा है, नेटवर्क ऑफ नर्व। ठीक है, या समझना मेरी बात, न्यूरॉन का या नर्व का एक जाल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी ऑर्गन से जोड़ने का काम करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। It is a network of neuron which connects CNS to body organ.
जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी ऑर्गन से जोड़ने का काम कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? पीएनएस। जैसे वहां लगा हुआ है दूर मेरे कॉलोनी के बाहर एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहां इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है। मेरे कॉलोनी के अंदर 10 घर बने हैं, उन घरों तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, तो ट्रांसफार्मर से लेकर के मेरे घरों को कनेक्ट करने के लिए मैं बीच में वायरिंग करूंगा, तार के जाल बिछाऊंगा। तो तार के जो जाल होंगे ना, वो क्या है? पीएनएस, जो दो चीजों को जोड़ रहा है, मेन कनेक्शन को बॉडी यानी घर तक कनेक्ट कर रहा है, वो वायर का जालों का सिस्टम है एक पूरा का पूरा, वो क्या है? पीएनएस। पीएनएस इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व विच कनेक्ट सीएनएस टू बॉडी ऑर्गन। कोई डाउट किसी को? पीछे बेटा, क्लियर है ना एकदम? अब आगे आ जाओ, ठीक है, आगे आओ। अब मैंने बताया है दो टाइप के नर्व हैं, एक तो नर्व जो क्रीनियम से निकल करके बॉडी ऑर्गन तक जा रहे हैं, एक वो नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल करके बॉडी ऑर्गन तक जा रहे हैं। हाँ या ना? क्रीनियम से निकल करके बॉडी ऑर्गन तक जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकल करके बॉडी ऑर्गन तक जा रहे हैं। ये समझ रहे हो ना मेरी बात? दो टाइप के नर्व होते हैं, इनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व जो क्रेनियम से निकल रहे हैं, और एक को बोलते हैं स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप के नर्व देखने को मिलने वाले हैं, एक तो क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व प्लस स्पाइनल नर्व। अच्छा, नर्व और न्यूरॉन में भी अंतर होता है, समझा रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे अगर मैं क्रेनियल नर्व की बात करूं तो एक ध्यान रखना है, कितने होते हैं क्रेनियल नर्व? जब ये क्रेनियल की बात आएगी तो बोलोगे 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर होते हैं जोड़ी में। स्पाइनल नर्व 31 पेयर होते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं है पर बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं, क्रेनियल नर्व तीन प्रकार के होते हैं, सेंसरी भी हो सकते हैं, सिग्नल को जो लेकर के आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास वो सेंसरी है, जो लेकर के जाएगा वो मोटर है। कुछ नर्व ऐसे भी हो सकते हैं जो लाने और ले जाने दोनों का काम कर लेते हैं, वो कैसे होंगे? मिक्स्ड। कोई डाउट? पर एक बात दिमाग में जरूर आएगी कि सर ने बताया था नर्व के अंदर या न्यूरॉन के अंदर कंडक्शन ऑफ इंपल्स यूनिडायरेक्शनल होता है, तो ये लाना और ले जाना कैसे संभव है? कैसा कुछ दिमाग में आ रहा है? आ रहा है तो मैं समझाऊं, नहीं आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है। कितनों की आ रहा है? हाथ उठाओ। नहीं नहीं, इसमें हाथ उठाने में यहां से आवाज आई तो हाथ, क्या दिक्कत है? आ रहा है तो दिमाग काम कर रहा है ना मेरा, नहीं आ रहा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है मेरा। कितनों की आ रहा है? दिमाग चल रहा है तो आ रहा है, नहीं चल रहा तो नहीं आ रहा। कितनों को पता है? बस एक को ही पता है, तो तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? सबके सामने पता भी नहीं है, आ भी नहीं रहा है सर, एकदम दिमाग जैम हो चुका है, ऐसा है कुछ क्या? कहीं तो हाथ उठाओ भाई। अब बताओ, आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं नहीं, ये वाला डाउट दिमाग में आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, आ रहा है ना? दिमाग चल रहा है ना? अगर आ रहा है तो मैं बताता हूं, ठीक है, एक बार फिर से हाथ उठाओ, कितनों को डाउट आ रहा है ये वाला? अब ईमानदारी से उठाओ, ये है ईमानदारी, ये तो अभी भी खोई पड़ी है, हाथ उठा ले बेटा, नहीं आ रहा तो ठीक है। आता है तेरे को कैप? तो फिर हाथ उठाने में क्या दिक्कत है? तुम शर्माते हो हाथ उठाने में, बैठो। सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, ये वायर है, हाँ या ना? देखो, नर्व और न्यूरॉन में अंतर होता है। इस काले वाले वायर के अंदर छोटे छोटे कॉपर के वायर होंगे ना, बहुत सारे कॉपर के वायर के मिलने से ये वायर बना। एक्चुअल में कॉपर का जो सिंगल वायर होगा, बिल्कुल हेयर जैसा सिंगल जो वायर होगा, वो एक्चुअल में तुम दोनों को तो समझ में आता होगा ना ये वाली बात तो? क्या आती है? जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो तो तुम्हें क्लियर है ना? उसमें डाउट तो नहीं है? दोनों से पूछ रहा हूं मैं। डाउट है या नहीं है उसमें? तुम्हें डाउट क्यों है भाई? ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये छोटे बच्चों को समझाने वाला क्वेश्चन है। वो पीछे वाला बच्चा कहां गया? आज भी नहीं आया? वो पीछे बैठा था ना, वो कहां है वो? चलो, इस वायर के अंदर छोटे छोटे वायर होंगे ना,
वो एक वायर एक नर्व सेल है, एक वायर एक नर्व सेल है, एक न्यूरॉन है, पर एक नर्व नहीं है। ये पूरा वायर एक नर्व है, समझना मेरी बात। नर्व इज अ बंडल ऑफ नर्व सेल, नर्व इज अ बंडल ऑफ न्यूरॉन। नहीं आया क्या? अब इस वायर के अंदर, इस नर्व के अंदर हो सकता है सारे के सारे छोटे छोटे वायर सेंसरी नेचर के हो सकता है सारे के सारे वायर मोटर नेचर के हो सकता है आधे वायर सेंसरी हो और आधे मोटर हो। तो नर्व का नेचर कैसा हो गया? मिक्स्ड नहीं हो गया? एक न्यूरॉन एक ही नेचर का होगा, सेंसरी होगा या मोटर। पर एक नर्व के अंदर तो बहुत सारे न्यूरॉन है ना, आधे सेंसरी आधे मोटर भी तो हो सकते हैं। तो नर्व मिक्स नेचर की हो सकती है, एक नर्व सेल या एक न्यूरॉन मिक्स नेचर का नहीं होता। अभी भी कंफ्यूजन में पड़ी हुई है, नहीं आई तेरे समझ में? आ रही है ना? थोड़ी थोड़ी आ रही है? आ गई ना? हाँ, तो आंखें जब आती है तो आंखों का लेवल अलग होता है। यानी ये हम नर्व की बात कर रहे हैं, 12 पेयर नर्व हैं, 31 पेयर नर्व हैं। नर्व इज अ बंडल ऑफ नर्व सेल, नर्व इज अ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। समझ में? इस पूरे बंडल में सारे न्यूरॉन सेंसरी भी हो सकते हैं, सारे न्यूरॉन मोटर भी हो सकते हैं, मोटर, या कुछ सेंसरी कुछ मोटर, यानी मिक्स्ड टाइप के भी हो सकते हैं। पर जितने भी स्पाइनल नर्व हैं सारे के सारे मिक्स्ड नेचर के होते हैं, सारे के सारे मिक्स्ड होते हैं, सेंसरी और मोटर नहीं, दोनों ही इनके अंदर होते हैं, मिक्स्ड नेचर के होते हैं। ऑल स्पाइनल नर्व आर मिक्स्ड इन नेचर, जबकि क्रेनियल नर्व सेंसरी मोटर और मिक्स्ड तीनों टाइप के होते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसमें कोई डाउट? पक्का? एकदम क्लियर है ना? अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं, अभी जैसे बताया मैंने कि पीएनएस है क्या? इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व। ये क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व which connect CNS to body organ, body organs, जो सीएनएस को बॉडी ऑर्गन से जोड़ने का काम करता है। अब बॉडी ऑर्गन भी दो टाइप के हो सकते हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। समझ रहे हो? जैसे स्केलेटल मसल्स हैं, ये वॉलेंट्री है इनवॉलेंट्री? वॉलेंट्री है। जैसे स्मूथ मसल्स हैं, इनवॉलेंट्री। मेरे इंटरनल बॉडी के ऑर्गन, विसरल ऑर्गन, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री। यानी ऑर्गन भी दो टाइप के हो सकते हैं, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। अगर नेटवर्क वॉलेंट्री ऑर्गन को सीएनएस से जोड़ रहा है तो इसको एसएनएस बोलेंगे। अगर ये नेटवर्क, ठीक है, अभी वॉलेंट्री बोला इनवॉलेंट्री बोला मैंने? वॉलेंट्री बोला। इनवॉलेंट्री ऑर्गन को हमारे सीएनएस से जोड़ रहा है तो इसको एएनएस बोलेंगे। नहीं है क्या? यानी पीएनएस भी दो टाइप का हो सकता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। क्या क्या? एसएनएस, एस एनएस और एएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कोई डाउट? अब सोमैटिक की जब भी बात आएगी मतलब हम वॉलेंट्री की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? और जब भी एनएस की बात आएगी हम इनवॉलेंट्री की बात कर रहे हैं। कोई डाउट? अब ईएनएस यानी इनवॉलेंट्री ऑर्गन भी दो परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जब आप नॉर्मल कंडीशन में बैठे हो तो सारे ऑर्गन का परफॉर्मेंस अलग टाइप का होता है। जब आपके सामने कोई इमरजेंसी आती है तो इन्हीं ऑर्गन का परफॉर्मेंस अलग टाइप का होता है। याद आ गया होगा? यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहा हूं। यानी एएनएस को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, समझने की कोशिश करना। इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। थोड़ा सा मिक्स्ड को मैं ऊपर कर रहा हूं। ठीक है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक।
इमरजेंसी में काम करेगा, ये नॉर्मल कंडीशन में काम करेगा। अब मुझे बताओ ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? बहुत सिंपल सी बात कि नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व विच कनेक्ट सीएनएस टू बॉडी ऑर्गन। ठीक है, अब ये नेटवर्क दो टाइप का हो सकता है, ठीक है, या ये नेटवर्क दो प्रकार के नर्व के मिलने से बनता है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व जो क्रेनियम से निकलते हैं, स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं। क्रेनियल नर्व की बात करता हूं, 12 पेयर होते हैं और स्पाइनल नर्व 31 पेयर होते हैं, ठीक है, जोड़ियों में होते हैं। क्रेनियल नर्व तीन टाइप के हो सकते हैं, सेंसरी, मोटर या मिक्स्ड। पर स्पाइनल नर्व, ऑल स्पाइनल नर्व आर मिक्स्ड इन नेचर। और सेंसरी मोटर मिक्स का कंसेप्ट क्या है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि नर्व इज अ बंडल ऑफ नर्व सेल, या न्यूरॉन्स का बंडल है वो नर्व होती है। क्लियर है बिल्कुल। फिर मैंने बात की पीएनएस दो टाइप के ऑर्गन को सीएनएस से जोड़ता है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। अगर वॉलंटरी ऑर्गन को जोड़ रहा है जो आपके कंट्रोल में है, लाइक स्केलेटल मसल्स, तो उसको एसएनएस बोलेंगे। हाँ, इनवॉलंटरी ऑर्गन को जोड़ रहा है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसको ईएनएस बोलेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो आपके नियंत्रण में नहीं, ऑटोमेटिक स्वतः ही चल रहा है। हाँ, अब ये ऑटोनॉमी भी दो प्रकार का हो सकता है, इमरजेंसी में काम करने के लिए अलग टाइप से काम करेगा और नॉर्मल कंडीशन में अलग टाइप से काम करेगा। नॉर्मल कंडीशन में काम करेगा तो पैरासिम्पैथेटिक, और इमरजेंसी में काम करेगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? बहुत सिंपल फॉर्म में ये नर्वस सिस्टम का एक बेसिक कंसेप्ट था। ठीक है, अब मैं डायग्रामेटिकली इस चीज को थोड़ा अलग तरीके से समझाऊंगा, इसको पहले नोट कर लो। हुआ? नोट करो उसको फटाफट तेजी से। चलो, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। कितने लोग रह गए? कोई नहीं? कर बेटे लिख। पीछे लिख लिया बेटा सब? पीछे, सबसे पीछे। आज तू इतनी पीछे क्यों बैठी है? हाँ, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है एक कांस्टेंट लेवल, जैसे बॉडी के अंदर सब चीजें होम्योस्टैटिक फॉर्म में है। जैसे कैल्शियम आयन एक फिक्स लेवल है, ज्यादा हो जाएंगे तो निकाल दिए जाएंगे, कम हो जाएंगे तो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। होम्योस्टैटिक, ग्लूकोज लेवल होम्योस्टैटिक, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं यथास्थिति बनाए रखना, संतुलन। बॉडी में हर चीज होम्योस्टैटिक फॉर्म में है। अगर वो हाइपर हो गई तो भी खतरनाक है, हाइपो हो गई तो भी खतरनाक है, बीएमआर बढ़ गया तो भी खतरनाक है, बीएमआर कम हो गया तो भी खतरनाक है। ठीक है, हर चीज फिक्स्ड लेवल में है। आपने शर्त लगा करके 100 रसगुल्ले खा लिए, इतना शुगर अगर आपके ब्लड में पहुंच गया तो मर जाओगे। तो नेचर ने क्या काम किया, लिवर बनाया। लिवर क्या करेगा, होम्योस्टैटिक, जितना जरूरत है उतना ही ब्लड में पहुंचाएगा, बाद बाकी का ग्लाइकोजन या फैट की फॉर्म में स्टोर कर देगा, होम्योस्टैटिक मेंटेन करके चलेगा। बॉडी में हर चीज होम्योस्टैटिक फॉर्म में है। क्लियर? बिल्कुल। यथास्थिति यानी बैलेंस, समझ रहे हो ना? हाँ, करें स्टार्ट, आगे चल रहे हैं। अब इसी चीज को डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं। मान लो ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। माना? ये सी एन एस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मान लो एक तरफ आपके वॉलेंट्री ऑर्गन है, एक तरफ इनवॉलेंट्री है, वॉलेंट्री ऑर्गन। जैसे आप समझते हो ना स्केलेटल मसल्स,
मान लो इधर इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, इनवॉलेंट्री जो आपके नियंत्रण में नहीं है। जैसे स्मूथ मसल्स, जैसे बॉडी के ऑर्गन। एक टर्म यूज किया मैंने, विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन जो हमारी विसरल कैविटी में मिलते हैं, विसरल फ्लूइड में फ्लोट कर रहे हैं। समझ में आ गया? ये सब जो कैविटी दिख रही है आपको, विसरल कैविटी है। इस विसरल कैविटी में जो ऑर्गन है, स्टमक है, लिवर है, किडनी है, सब इंटेस्टाइन है, सब कहां है? विसरल कैविटी में, विसरल फ्लूइड में पड़े हुए हैं सारे के सारे ऑर्गन। इन सारे ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? विसरल ऑर्गन बोलेंगे। समझ में आया? तो विसरल ऑर्गन को अगर कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ रहा है तो उसको हम विसरल नर्वस सिस्टम भी तो बोल सकते हैं, हाँ या ना? तो एनसीईआरटी क्या बोलती है? इसी इनवॉलेंट्री, मतलब इस इनवॉलेंट्री ऑर्गन को विसरल ऑर्गन बोल रही है, इसलिए जुड़ने वाले सिस्टम को ऑटोनॉमिक। मैं समझाता हूं, इतना समझ में आ गया विसरल ऑर्गन? फिर मैं आगे समझाता हूं। अब एनसीईआरटी बोल रही है कि मसल्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मसल से जोड़ने के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मसल से जोड़ने के लिए सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, मोटर? कोई नहीं बोलेगा, तुम दोनों बताओ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मसल से जोड़ने के लिए, स्केलेटल मसल से जोड़ने के लिए सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, मोटर? सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? सही बोला उसने, गलत बोला? जोर से बोल। मोटर ही होता है ना? पक्का? सोच ले, मोटर ना? हाँ, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन होते हैं। तभी मैंने एक टर्म यूज किया था, मोटर एंड प्लेट। याद आया? मोटर यूनिट, याद आ गया? भूल गए सब मसल्स? पुरानी बात हो गई क्या? फिर अभी तो पढ़ाया था लोकोमोशन मूवमेंट। यार ऐसे इतनी जल्दी जल्दी भूलोगे तो बेकार हो जाएगा सब। अभी तुम करके चुके ना मसल्स, इससे पहले मसल्स लोकोमोशन ही तो पढ़े हैं हम। तो पूरा तो एक कंसेप्ट तो यही बताया था मैंने कि मोटर यूनिट क्या होता है, मोटर एंड प्लेट क्या होता है, और ये भी लिखा था कि न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, स्केलेटल मसल्स में ओनली और ओनली मोटर न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी या मिक्स्ड नहीं होते। याद आया? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल जो लेकर के जाते हैं वो हमेशा कौन से न्यूरॉन होंगे? मोटर। तो यहां सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन देखने को मिलेंगे। मसल्स की बात कर रहा हूं, मसल्स के ऊपर अगर कोई रिसेप्टर्स मिलते हैं जो सिग्नल को रिसीव करते हैं, वो अलग चीज हो गई। एनसीईआरटी ने रिसेप्टर की बात नहीं की, तो वहां सेंसरी न्यूरॉन भी होंगे, पर मसल्स में हमेशा मोटर न्यूरॉन होते हैं। या मैं साफ साफ लिख रहा हूं, वॉलेंट्री ऑर्गन या स्केलेटल मसल्स, इस पर मिलने वाले रिसेप्टर की बात नहीं कर रहा मैं अभी, क्योंकि अभी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं मैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन की भी जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं बच्चे, ठीक है? एकदम एग्जैक्ट कि जब भी मैं स्केलेटल मसल्स की बात करूंगा, जब भी मैं वॉलेंट्री ऑर्गन की बात करूंगा, वहां सिर्फ और सिर्फ मोटर, ओनली मोटर न्यूरॉन होंगे, सेंसरी नहीं होंगे। दिमाग में कोई सेकंड थॉट लाओ ही मत। या तो तुम और इंटेलिजेंट हो जाओ, तब तुम समझ पाओगे मसल्स के ऊपर रिसेप्टर्स भी होते हैं जहां सेंसरी न्यूरॉन लगे होते हैं। वो अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है अभी, ठीक है? अब दूसरी बात कर रहा हूं, इनवॉलेंट्री ऑर्गन। इनवॉलेंट्री ऑर्गन के अंदर दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है? मोस्टली तो यहां पर, ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है पूरे सिस्टम के अंदर, ठीक है? सोमैटिक कह रहा हूं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा, सोमैटिक। अगर सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर मसल्स बहुत ज्यादा होते हैं पूरी बॉडी के अंदर। जैसे मैं अगर तुम्हें डायग्रामेटिकली दिखाना चाहूं तो एक स्केलेटल सिस्टम खड़ा कर रहा हूं, बॉडी के सारे ऑर्गन लगा दिए मैंने और बॉडी की सारी मसल्स लगा दी, और वायर दिखा रहा हूं कितने वायर कहां जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा वायर आपको मसल से कनेक्ट नजर आएंगे, कि बॉडी में मसल्स बहुत ज्यादा होते हैं, उनसे कनेक्शन बहुत ज्यादा है। तो अगर सारे नर्वस सिस्टम में पूछा जाए कि एसएनएस और एएनएस में सबसे ज्यादा कौन सा है, तो आप बोलोगे एसएनएस सबसे ज्यादा है। क्लियर है बिल्कुल? अब मैं बात करूं एएनएस की, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, जिसमें स्मूथ मसल्स, विसरल ऑर्गन आते हैं।
तो यहां दो तरीके की चीजें हो सकती हैं। हो सकता है सिग्नल यहां से जाने वाला हो, यानी मोटर न्यूरॉन हो सकता है यहां से सिग्नल आने वाला हो। आने वाला सिग्नल कहां होगा? सेंसरी ऑर्गन के अंदर, जैसे मानो आईज है, जैसे ईयर है, अरे यार, जैसे आईज है, जैसे ईयर है, ये सिग्नल को क्या करते हैं? लाते हैं ना, कि ले जाते हैं? अरे आईज, ईयर, स्किन, सेंसरी ऑर्गन सिग्नल को लाते हैं, ले जाते हैं? लाते हैं। मोटर लेके जाते हैं। ठीक है, तो जो लेके जा रहा है, लेके जा रहा है, एफरेंट या ईफ्रेंट? जो आ रहा है, एफरेंट या ईफ्रेंट? आ रहा है सेंसरी या मोटर? तुम बस रिवीजन थोड़ा थोड़ा करते रहा करो, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, इफरेंट, सेंसरी या मोटर? आप कोई डाउट है इसके अंदर? क्लियर है ना बिल्कुल? भाई यहां पर ऑर्गन कैसे इनवॉलेंट्री, तो सिस्टम को आप क्या बोलोगे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नहीं बोल सकते हो? यस या नो? विसरल ऑर्गन जुड़े हुए हैं तो उसको आप क्या बोल सकते हो? विसरल नर्वस सिस्टम नहीं बोल सकते हो? हाँ या ना? जबकि यहां क्या बोलोगे? एस एन एस। कौन सी न्यूरॉन है यहां पर? एफरेंट या ईफरेंट? एफरेंट या ईफरेंट? सेंसरी या मोटर? आप बताओ, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? एनसीईआरटी के नीचे के पैरा के अंदर वीएनएस के बारे में दे रखा है, विसरल नर्वस सिस्टम के बारे में दे सकता है। इट इज अ पार्ट ऑफ पीएनएस, पीएनएस का ही पार्ट है, मतलब एएनएस ही एक तरीके से। ठीक है, एनसीईआरटी बोल रही है सिग्नल ला रहे हैं और ले जा रहे हैं, और एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी से क्लेरिफाई नहीं किया उसको। जब तुम एमबीबीएस करोगे और अच्छी किताबें पढ़ोगे तो वीएनएस के अंदर ओनली ओनली मोटर वाला पाथ आता है, ये वाला पाथ वीएनएस के अंदर नहीं आता, ये आगे पढ़ोगे। पर एनसीईआरटी ने इतना बात ही नहीं की, उसने दोनों को जोड़ दिया है वीएनएस के अंदर। तो मैं भी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं, मतलब विसरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक ही है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आई या नहीं आई? इसमें कोई डाउट? और एसएनएस और एएनएस को मिलाकर के हम क्या बोलेंगे? पीएनएस। पीएनएस इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी ऑर्गन से जोड़ रहा है। अब बताओ, कोई डाउट? बढ़ जाए आगे? चलो ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। एफरेंट ईफ्रेंट में कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपसे पूछूंगा, जरा बताओ इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स। ये क्वेश्चन हमेशा रखता ही हूं मैं इसके बाद। ए बी सी डी, 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 बी ना? फोर्थ? फोर्थ वाले हाथ उठाओ। हाँ, फर्स्ट वाले हाथ उठाओ। सेकंड वाले हाथ उठाओ। सेकंड, अरे सेकंड वाले हाथ उठाओ। ऐसे कैसे हो गया भाई? सेकंड वाले कोई हाथ ही नहीं उठा रहा। थर्ड वाले हाथ उठाओ। फोर्थ वाले हाथ उठाओ। बाद बाकी के हाथ क्यों नहीं उठा रहे? तू बेटा किसमें? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? फोर्थ, ठीक है। चलो ठीक है, जो फोर्थ लगा रहे हैं, थर्ड वाले कौन है? थर्ड आवाज आई थी यहां से। ये पूछ रही है कौन है? यही है। जो पूछे ना कौन है, वही होता है। ठीक है, ठीक है। देखो ना, कार में बैठे हो, एक जना गैस लीक कर दे, तो वही पूछेगा कहां से आवाज, कहां से मैं कहा? वही पूछेगा, चोर की दाढ़ी में तिनका, होता है ना ऐसे। तो समझ जाओ कौन गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही है, समझ जाओ कौन गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स के पास सिग्नल जा रहा है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एक ही प्रक्रिया होती है, दूसरा प्रक्रिया होती ही नहीं है, प्रोसेस है ही नहीं। अच्छा, एनसीईआरटी का एक ये पैरा है जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने साथ में डाल दिया है। अब आप समझो, आपको ये तो समझ में आ गया सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं, कोई डाउट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, ये भी क्लियर है।
द पेरिफेरल कंपेराइज ऑफ ऑल द नर्व ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद, भाई सारी नर्व की बात कर रहा हूं जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपके ऑर्गन से जोड़ रही हैं, वो किस में आती हैं? पीएनएस के अंदर आती हैं। क्लियर है बिल्कुल? हाँ या ना? अब ये दो टाइप की नर्व हो सकती हैं, हो सकता है सिग्नल को लेकर के आ रही है, हो सकता है सिग्नल को लेकर के जा रही है। अगर आ रही है तो सेंसरी, आ रही है तो सेंसरी, जा रही है तो मोटर। कोई डाउट? हाँ या ना? फिर इन्होंने बताया द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू सीएनएस। समझ में आ गया होगा। और इफरेंट क्या काम करते हैं? ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू। एक ला रहे हैं तो एक ले जा रहे हैं। नहीं आया क्या? अब अगला एनसीईआरटी बोल रही है पीएनएस के बारे में कि पीएनएस में भी दो टाइप के सिस्टम हो सकते हैं। एक तो हो सकता है एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो कौन से ऑर्गन को जोड़ रहा है? वॉलेंट्री, लाइक स्केलेटल मसल्स। एक हो सकता है एएनएस, जो किस टाइप के ऑर्गन को जोड़ रहा है? इनवॉलेंट्री, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है? अरे हाँ या ना? द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इंपल्स फ्रॉम कहां से कहां करेगा? सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स, जो क्वेश्चन अभी दिया। जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करूंगा, रिले इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन। वो वॉलेंट्री ऑर्गन थे तो ये क्या होंगे? इनवॉलेंट्री ऑर्गन। सिंपल सी बात। अब यहां पर एएनएस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बताओ कोई डाउट यहां तक? फिर उन्होंने एक अलग से एक लाइन बना दी है विसरल नर्वस सिस्टम की। वो बोल रहे हैं इट इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक तरीके से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट ही है, मतलब एएनएस की बात चल रही है। दैट कंपेराइज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व, यानी आपके घर और ट्रांसफार्मर के बीच में हमने केबिन या उन वायर का एक जाल बिछाया है। वो जाल हो सकता है कहीं बंडल की फॉर्म में हो, गुच्छों की फॉर्म में हो सकता है, पतले पतले तार जा रहे हो उस जाल के अंदर कहीं ना कहीं, ठीक है, फाइबर्स की फॉर्म में हो सकता है नर्व की फॉर्म में हो सकता है कहीं उसके गुच्छे बन रहे हैं, गैंग्लिया, गुच्छे। हो सकता है चटाई की फॉर्म में हो, प्लक्सिस। तो ये कनेक्ट करता है बॉडी ऑर्गन को किस किस की फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर, गैंग्लिया और प्लक्सिस। भाई नर्व्स का मतलब हो गया बंडल ऑफ न्यूरॉन, फाइबर तो एक सिंगल फाइबर हो गया नर्व सेल, गैंग्लिया इज अ कलेक्शन ऑफ साइटोन, गुच्छे। कहीं कहीं देखा होगा केबिन के बंडल्स बने होते हैं, गुच्छे। तो गैंग्लिया पर क्वेश्चन है कैसे आता है, गैंग्लिया समझना जरूरी है। कलेक्शन नोटेबल पॉइंट है, अलग से लिखना होगा आपको थ्योरी में। कलेक्शन ऑफ साइटोन इन, देखो आपका सीएनएस, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है, पीएनएस। अब साइटोन के गुच्छे दोनों जगह देखने को मिल सकते हैं। साइटोन के गुच्छे भाई ब्रेन में है क्या? ब्रेन खोल के देखोगे क्या चिप लगे हैं उसके अंदर? क्या ट्रांसफार्मर्स लगे हैं उसमें? ट्रांजिस्टर, सॉरी, ट्रांजिस्टर, चिप, ये तो नहीं लगे ना ब्रेन के अंदर। तो ब्रेन में क्या है? न्यूरॉन्स के गुच्छे ही तो हैं। ब्रेन में क्या है? न्यूरॉन के गुच्छे तो नजर आ रहे हैं। तो ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन के जो गुच्छे दिख रहे हैं, इन गुच्छों को बोलते हैं हम न्यूक्लियाई। कहते हैं ब्रेन के अंदर कई प्रकार के न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं, जिनके अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं, फिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, आपके ब्रेन के अंदर जो होते हैं। ऐसे ही आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी बहुत सारे न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं, समझ रहे हो? पर उनको न्यूक्लियाई ना कह करके हम उनको गैंग्लिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। नाम अलग अलग है, चीजें एक ही हैं, ध्यान रखना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूंगा तो भी गुच्छे मिल रहे हैं, उन गुच्छों को हम न्यूक्लियाई बोलेंगे। अब पीएनएस की बात कर रहा हूं तो वहां भी गुच्छे सेम गुच्छे हैं, पर उनको हम गैंग्लिया बोलेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन गुच्छों को हम क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ साइटोन को न्यूक्लियाई। जबकि यहां क्या बोलेंगे पीएनएस के अंदर इन गुच्छों को? जरा बोलो। गैंग्लिया। तो गैंग्लिया और न्यूक्लियाई में क्या डिफरेंस होता है, समझ में आया नहीं आया?
तो एनसीईआरटी की लाइन ध्यान रखना, प्लक्सिस मतलब चटाई ऐसा स्ट्रक्चर, गैंग्लिया न्यूक्लियाई समझ में आ गए, फाइबर आप जानते हो, और नर्व आप जानते हो, द कलेक्शन ऑफ फाइबर। मतलब एनसीईआरटी की लाइनें क्लियर होनी चाहिए। ये करता क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को विसरल ऑर्गन के पास भेज रहा है, और विसरल ऑर्गन से सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेज रहा है। ठीक है, जो मैंने डायग्रामेटिकली दिखाया था इससे पहले आपको। कोई डाउट इसके अंदर? वीएनएस भी क्लियर हो गया, एएनएस भी क्लियर हो गया, ये पैरा भी क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ये समझने का है फिर से। तो उसमें किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। करें? डिपेंड करता है ना बच्चे कैसे हैं। बच्चे अच्छे हैं तो फिर मैं क्यों कॉपी को ज्यादा घेरूं। उसमें जो चीजें वो तेरे समझ में आई नहीं आई था इतनी चीज से। ठीक है, डिट्टो चीजें हर जगह एक जैसी कॉपी थोड़ी ना होती हैं। कुछ चीजें मुझे लग रहा है सब क्लियर कर ही दिया है मैंने, तो क्यों एक अलग से एक चीजें। मेरा काम है चीजों को रिड्यूस करना कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ, समझ रहे हो ना। तो चीजें गागर में सागर कर दी हमने। ठीक है, जो वहां जो भी इंफॉर्मेशन थी पूरी दे दी है। एक्चुअल में कभी कभी क्या था ना, ऑनलाइन के अंदर कुछ बच्चा ऐसा भी होता है ना जो कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं है, वो झुग्गी झोंपड़ी में बैठा हुआ है। ठीक है, उसने ले लिया, अब मैं तो उसके सामने हूं नहीं, नहीं आएगा तो पूछेगा तो है नहीं, पूछ ही नहीं पाएगा मुझसे। पर मेरे दिमाग में है कि वो बैठा है कहीं पेड़ के नीचे, कहीं ना कहीं ऐसी जगह है जहां वो जानता ही नहीं है। तो उसको फिर कई तरीके से समझाया जाता है, डाउट ना आए। तो अंतर थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर है। यहाँ तुम्हारी आंखें देख लेता हूँ मैं, तो मैं आया नहीं आया तुम मुझसे पूछ लोगे, इन्फॉर्मेशन सारी दे ही दी है मैंने, तो ज्यादा मैं कॉपी को क्यों भराऊं, और रिड्यूस करूंगा ना। करें आगे? एनसीईआरटी देख लो, तुम्हारी एनसीईआरटी की एक लाइन क्लियर हो रही होगी। बस मेन चीज है एनसीईआरटी लाइनें क्लियर करना। अब आ जाओ। हाँ, हाँ कुछ पूछ रहा था बेटा? वापस पिछली वाली स्लाइड, तुम रह गए। ये और पीछे क्या कर रहे हो भाई? ये कितने लोग रह गए इसे लिखने से? लिखो जल्दी लिखो। इससे भी पीछे? तो पहले इतना कर लो, पहले रुक जाओ, इन करने उसके आगे आ रहा हूं मैं। इन लोगों को लिख लेने दो पहले। हो गया? होते ही बताओ मुझे। सो मत जाना लेकिन, रिलैक्स में रहो पर सो मत। तैयारी के लिए 6 महीने बहुत होते हैं, बहुत। मैं सच कह रहा हूं, अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो। अगर फिजिक्स का फोबिया है तो 1 साल भी कम होता है। बस फिजिक्स का मुझे एक वजह होता है और कुछ नहीं। ठीक है, फोबिया ना हो। केमिस्ट्री में बच्चा अच्छा होता ही है, पता नहीं तुम क्यों मार्क्स कम ला रहे हो, पता ही नहीं। इसने बताया तब मुझे समझ में आई है। बच्चे, कई बच्चे केमिस्ट्री में सर गड़बड़ किए हैं क्या? हाथ उठाओ, कितने गड़बड़ किए हैं? तू भी किए है? तुम दोनों भी किए हो भाई? बॉटनी में, जूलॉजी में, और फिजिक्स में, मतलब केमिस्ट्री में ही गड़बड़ किए हो। इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक में कितने गड़बड़ किए इस बार मार्क्स के अंदर? ऑर्गेनिक में कितने गड़बड़ किए मार्क्स के अंदर? इतने सारे हाथ उठ रहे थे, तुम्हारे हाथ गायब हो गए। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक में ईमानदारी से उठाओ, कितने लोगों के मार्क्स कम आए हैं, गड़बड़ किए? ऑर्गेनिक? अरे यार तुम, कहूँ यार। केमिस्ट्री सही चाहिए मुझे यार, कुछ भी हो। हैं? क्या चीज? क्या करने में? अच्छा, एमआर फिल करने में।
नहीं, ओएमआर फिलिंग अलग बात है, कंसेप्ट में कहीं गड़बड़ कर रहे हो। ओएमआर फिलिंग में गड़बड़ कितनों ने की है इस बार? खुद तू ही अकेला। पीछे देख। अरे यार, तो ओएमआर क्यों क्यों कहते हैं कि जब भी घर पर ओएमआर की फोटोस्टेट निकलवा लो, घर पर जब भी क्वेश्चन करोगे ओएमआर पर करोगे, टाइम को लगा के करोगे, स्पीड को मेंटेन करते हुए करोगे। कई बच्चों की स्पीड एक दिन में मेंटेन नहीं होती, ठीक है, बस क्वेश्चन लगाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ। सीकर में था तब मैंने एक वहां पे ट्रायल किया था, वहां सीकर का बच्चा बहुत वीक था, बहुत वीक था। 2000 नहीं, 5 नहीं, 8 की बात है। नहीं नहीं, 8 भी नहीं, 8 के थोड़ा बाद होगी, 8 के बाद, ठीक है। तो बच्चा वहां हिंदी मीडियम का, प्योर हिंदी मीडियम का बच्चा था, बहुत वीक बच्चा था। तो अब सिलेक्शन ज्यादा चाहिए थे, तो एक ट्रिक अपनाई हम लोगों ने। हमने कहा इनको हफ्ते में 3 बार टेस्ट करवाओ। तो पहले तो बच्चे ने रिपल्शन मार दिया, रिपल्शन का मतलब नहीं करेंगे, खराब हो रहा है, जूते पड़ रहे हैं घर से, मार्क्स कम आ रहे हैं। फिर 2 टेस्ट हमने स्टार्ट किया हफ्ते के अंदर, और उसको पूरी साल मेंटेन किया। तो वो गधा बच्चा जो बिल्कुल गधा, जिसका तुम सिलेक्शन सोच ही नहीं सकते थे, उसका सिलेक्शन भी निकाल रहे हैं हम लोग। तो हमने समझ में आया, बच्चे को इतना क्वेश्चन करा दो, इतना क्वेश्चन करा दो कि जब नीट में क्वेश्चन आते थे ना, अरे ये सब किए हुए हैं, ज्यादा दर कर चला गया, स्पीड भी उसकी मेंटेन हो गई। तो क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, इससे आपकी स्पीड बढ़ती है अपने आप। अब एक क्वेश्चन को तुम कंसेप्ट को कर चुके हो, तो अगली बार तुम इसमें टाइम लगाओगे क्या? फास्ट से होगा तुम्हारा। इसलिए क्वेश्चन ज्यादा लगाने से स्पीड बढ़ती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करने से स्पीड बढ़ती है। समझ रहे हो ना? मैं मतलब ट्रिक अपनाई थी, ये सक्सेस रही है, फिर इसको हमने आगे सब बैचों पे अप्लाई कर दिया। नहीं, अभी यहां तो तुम करा ही नहीं, तुम रिपल्शन मार दोगे तुम तो अभी। वो तुम दे रहे हैं ना 4 चैप्टर का एक साथ। अभी आने वाला तुम्हारा डेट हम बता देंगे, डेट हमने कौन सी रखी है? अक्टूबर में ही है, 7 अक्टूबर या 5 अक्टूबर। हाँ, एक हम अलग से दे रहे हैं, 200 क्वेश्चन का अलग से दे रहे हैं, वो प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, तुम्हारा घर पे करना है 4 चैप्टर का। डेट आगे पीछे हो सकती है, वो एडिशनल है, जो नॉर्मल टेस्ट होंगे उसके अलग हटके है, वो हम बनवा रहे हैं अपना, ठीक है। अक्टूबर में है 4 चैप्टर का। अरे गया, अक्टूबर तो आ गया। अच्छा, अक्टूबर नहीं तो ये अभी होगा सितंबर में, सितंबर अगस्त चल रहा है ना। मैं डेट देखता हूँ क्या रखी है हम लोगों ने, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस देनी है, रुक जाओ, मुझे पता है, ठीक है। दिमाग से एकदम चीजें निकल रही हैं मेरे। इस 28 को नहीं होगा, सितंबर में होगा, अगर चल रहा है ना सितंबर में। तो हो सकता है बॉटनी का वो 23-24 को जो भी बोलेंगे, जूलॉजी का सितंबर में, मतलब उसके अगले मंथ की जो फर्स्ट वीक होगा ना, उसमें कोई एक दिन पढ़ रहा होगा, उसमें मिलेगा आपको। क्योंकि दोनों पेपर एक साथ नहीं मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। ये हो गया, अब आ जाओ। हो गया ना बेटा? समझो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, यानी इंपल्स पहले जनरेट होती है, फिर उसका फ्लो होता है, कंडक्शन होता है, न्यूरॉन के अंदर होता है, ठीक है। समझना होगा आपको पहले तो, ये इंपल्स जनरेट कहां होती है? क्या हर टाइप की सेल में इंपल्स जनरेट हो सकती है? नो। उन्हीं सेल में इंपल्स जनरेट होगी जो एक्साइटेबल होंगी। अब एक्साइटेबल कौन कौन हो सकता है? ऐसी कोई भी सेल जिसकी सरफेस पर चार्ज होता है, सुन रहे हो ना बेटा? ऐसी कोई भी सेल जिसकी सरफेस पर चार्ज होता है, वो सेल नॉर्मल सेल नहीं है, वो एक्साइटेबल सेल है। चार्ज है मतलब पोलैरिटी है, पोलैरिटी समझते हो? चार्ज, और चार्ज भी एक जैसा नहीं होगा, अगर बाहर पॉजिटिव होगा तो अंदर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव तो बाहर नेगेटिव, तो इसको पोलराइज सेल बोलते हैं, कहते हैं पोलराइज सेल। पोलैरिटी, जिसकी मेम्ब्रेन पर पोटेंशियल है, जिसकी मेम्ब्रेन पर चार्ज है, तो वो नॉर्मल सेल ना होकर के एक्साइटेबल सेल होती है। कौन सी सेल होती है? समझ गए ना? मैंने 2 ही सेल एक्साइटेबल बताए थे, एक नर्व सेल एक्साइटेबल सेल है और दूसरे मसल सेल एक्साइटेबल है, ठीक है। क्योंकि दोनों की सरफेस पर चार्ज होता है, तो दोनों के दोनों एक्साइटेबल सेल हैं। बस ध्यान रखना, एक्साइटेबिलिटी मसल्स में भी होती है, एक्साइटेबिलिटी नर्व में भी होती है, पर इलास्टिसिटी, कॉन्ट्रेक्टिलिटी और
एक्सटेंसिबिलिटी ये सिर्फ और सिर्फ मसल्स में मिलता है, नर्व में नहीं मिलता। कोई डाउट? अब एक सेल है, जैसे मान लो इसके बाहर भी चार्ज है, अंदर भी चार्ज है, इसको क्या बोलेंगे? पोलैरिटी। क्या है ये? तो ये सेल नॉर्मल सेल नहीं है, सेल कैसी सेल है? एक्साइटेबल। ये एक्साइटेबल सेल है क्योंकि यहां पोलैरिटी देखने को मिल रही है, चार्ज देखने को मिल रहा है। तो पहली लाइन तो मैं यही बता रहा हूं एनसीईआरटी की, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज स्टेट, यानी इस पर चार्ज होता है। समझे नहीं समझे? अब अभी साइटोलॉजी पढ़ के चुके हो आप, सेल आप पढ़ के चुके हो। सेल में हमने साफ साफ बताया था आपको कि जितनी भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो आयंस के लिए सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं। सेलेक्टिवली समझते हो? सेलेक्टिवली का मतलब होता है एक पर्टिकुलर चैनल पर्टिकुलर आयंस के लिए होते हैं, ठीक है? एक चैनल सारे आयन के लिए परमेबिलिटी के रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, यानी सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं, उनकी पोजीशन भी फिक्स होती है। जैसे, ठीक है, हाँ बेटा बोल, जोर से बोलो। फोन नहीं मिल रहा? किसका फोन नहीं मिल रहा? कहां था? ये बच्चा हंस रहा है पड़ोसी तेरा, ठीक है? अब कहीं ना कहीं इसने इधर उधर कर दिया, बेटा देते उसको। है? किसी के पास इस बच्चे का फोन है? मिल गया ना? देखो बाहर छोड़ के आया और बोल रहा है यहां पर है। किसके पास है? हाथ उठाओ पहले तो। रखा हुआ है? लेके आओ अब जाकर के। तुम खुद आप यौन कह रहे हो यहां पर है, उसने थैंक्स बोल के आना, वो इन्फॉर्मेशन और दे रहा है तुम्हें। कितने अच्छे बच्चे बता और रहे हैं, वो बाहर खड़ा रखा हुआ, उसको कह रहा है बगल में रखा हुआ है यहाँ पर। मतलब बेचारा वो फंस जाता है, वो हंस रहा था, तो हंसा मत कर ऐसे में, हंसोगे फंस जाओगे। मिल गया? मिला नहीं मिला? थैंक्स बोला उसको? नहीं बोला? बैठो। मतलब तुम लोग झूठ भी इतने प्यारे तरीके से बोल देते हो। हाँ, यही था सर। अब इधर 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 इधर, फोन मिल गया ना? अब इधर तो खुद भी चैन से नहीं बैठ रहा होगा, अड़ोसी पड़ोसियों को डिस्टर्ब कर रहा होगा। ये कहा है फोन कर रहा था ना? हाँ, गलती तेरी और उनका भी नुकसान कर रहा है। चलो अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, रिलैक्स एकदम, ठीक है? अब मैं बात कर रहा हूं, अगर एक सेल एक्साइटेबल है, वो समझ में आ गया, सेलेक्टिवली परमेबल होती है हर आइंस के लिए, ठीक है? हर आइंस के लिए। कौन किस पर डिपेंड करता है? चैनल्स पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? चैनल्स। चैनल्स का मतलब गेट। अब समझना, ये गेट है, मान लो मैं इस, तुम मुझे देख पा रहे हो सारे लोग? हाँ, मान लो इस गेट में पल्ला, ये दरवाजा है ही नहीं, दरवाजा इसके अंदर है ही नहीं, ये खुला है हमेशा। उधर के दरवाजे को भी हमने निकाल दिया, इधर के दरवाजे को भी निकाल दिया, चौखट ही है अकेली, पर बाहर एक चौकीदार या बॉडीगार्ड रख दिया है, उधर रख दिया, उसको परमिशन दे दी है कि भाई वहां से सिर्फ गर्ल्स जा सकते हैं, यहां से सिर्फ बॉयज जा सकते हैं, पर दरवाजे खुले रहते हैं, हमेशा आना जाना से मेंटेन रहेगा, पर फिक्स है। वहां से अगर बॉयज निकला तो बाहर जो बॉडीगार्ड बैठा होगा पकड़ के उसको, समझ रहे हो ना, पीट देगा अच्छे से। यहां से अगर गर्ल्स निकली तो बाहर बॉडीगार्ड बैठा होगा, पकड़ के पीट देगा अच्छे से। समझ रहे हो ना? यानी सेलेक्टिवली परमेबल है, पर हर समय खुला रहता है क्योंकि इसमें कोई दरवाजा नहीं है। तो ऐसे चैनल भी सेल की मेम्ब्रेन पर होते हैं जो जो ऑलवेज ओपन रहते हैं, पर वो सेलेक्टिवली परमेबिलिटी के लिए, यानी सोडियम के हैं तो सोडियम के लिए, पोटेशियम के तो पोटेशियम के लिए, इनको लीकेज चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीकेज चैनल, ऑलवेज ओपन। हाँ, कुछ दरवाजे ऐसे भी होते हैं, समझना, आजकल मॉल्स में देखे होंगे, दुकानों में भी लगे हुए हैं, शोरूम पे भी लगे हुए हैं, एयरपोर्ट पे जाके मिलेंगे, सब जगह
मैं दरवाजे की एक रेंज में पहुंचूंगा, दरवाजा खुल जाएगा, फिर पीछे होऊंगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं सेंसर लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। लाइट चली जाएगी तो ये दरवाजे नहीं चलेंगे, ठीक है। अब तो छोटी छोटी दुकानों में भी लगे हुए हैं, छोटी दुकानों में, छोटी दुकान है उनमें भी लगवा सेंसर, महंगे नहीं है, बहुत सस्ते आते हैं। यानी ऐसे दरवाजे जिनका खुलना और बंद होना मेम्ब्रेन के पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। किस पर करता है? मेम्ब्रेन के पोटेंशियल। तो उनको हम वोल्टेज गेटेड चैनल बोलते हैं। कई दरवाजे ऐसे होते हैं जब तक चाबी नहीं लगेगी इनके अंदर, चाबी नहीं लगेगी तब तक नहीं खुलेंगे। नहीं आया? हर बार खोलने के लिए आपको चाबी लगाने पड़ेगी, चाबी नहीं लगाओगे तो नहीं खुलेंगे। नहीं समझना मेरी बात। तो अगर किसी लिगेंड की बाइंडिंग से दरवाजा खुल रहा है, लिगेंड की बाइंडिंग से दरवाजा, और लिगेंड स्पेसिफिक होता है, हर ताले की खास चाबी होती है, तो उसका भी खास, समझ रहे हो ना, लिगेंड होगा। तो खास लिगेंड की बाइंडिंग से ताला खुल रहा है, दरवाजा खुल रहा है, तो लिगेंड गेटेड चैनल होते हैं। पर कई चैनल ऐसे होते हैं जिनमें कुंडी लगी होती है, कोई भी जाए खुल जाएगा, पर कुंडी खुलने पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल गेटेड। जब तक मैकेनिकल एक्शन नहीं होगा तब तक वो गेट नहीं खुलेगा, तो उनको मैकेनिकल गेटेड चैनल बोलते हैं। तो चैनल कितने प्रकार के हो सकते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 लीकेज, ऑलवेज ओपन। नंबर 2 वोल्टेज गेटेड, यानी मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होगा तब खुलेंगे बंद होंगे। नंबर तीसरे लिगेंड गेटेड, जब लिगेंड की बाइंडिंग होगी, लाइक न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है तभी तो चैनल खुलते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो लिगेंड गेटेड चैनल हो गए। और तीसरे मैकेनिकल गेटेड, जैसे हवा चली, आपको पता चला कि हवा चल रही है क्योंकि महसूस कर पा रहे हो सिग्नल के थ्रू। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो वो क्या हो गया? एक तरीके से मैकेनिकल स्टिमुलेशन। किसी ने टच किया, आपको पता चला टच हुआ, समझ रहे हो, मैकेनिकल स्टिमुलेशन। किसी ने परफ्यूम खोला, स्मेल आपको समझ में आई कि किसी ने परफ्यूम खोला, मैकेनिकल स्टिमुलेशन। समझ गए ना मेरी बात? तो मैकेनिकल गेटेड, वोल्टेज गेटेड, लिगेंड गेटेड और लीकेज, 4 प्रकार के चैनल होंगे। इसमें कोई डाउट? कौन से? लिगेंड की बाइंडिंग से खुल रहे हैं वो लिगेंड गेटेड है, लाइक एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर्स। जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो लिगेंड का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने बताया, ये ध्यान रखना हमेशा, चैनल्स हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में काम करते हैं। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन डिफ्यूजन होता है, कभी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो सकता आयंस का। जैसे सेल के अंदर अगर पोटेशियम आयन भरे हुए हैं, चलन खुलेगा तो पोटेशियम आयन अंदर से बाहर जाएंगे, बाहर से अंदर नहीं आएंगे। आई या नहीं आई? नहीं आई? एक मेट्रो भरी हुई है, देसी भाषा में आएगी, मेट्रो आदमियों से भरी हुई है। कभी दिल्ली गए हो? दिल्ली में एक जगह है राजीव चौक, बिल्कुल सही, राजीव चौक। राजीव चौक पर मेट्रो की स्थिति ऐसी होती है, ठसाठस भर जाती है। जब मेट्रो रुकती है वहां पर तो गेट खुलता है, तो ना भी उतरना हो, धक्का खा के आप निकल जाओगे बाहर, ठीक है। और अगर मेट्रो भर चुकी है और मेट्रो में बैठना है तो पूरा दम लगा करके, मतलब गेट पर पूरा दम लगा के ऐसे 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 आओगे, जरा भी आपने गड़बड़ी की तो बाहर निकल निकल जाओगे। तो जब आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में, जब मेट्रो आई और तुम्हें उतरना नहीं था, धक्का लगा तुम बाहर। नहीं समझ में आया? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन अपने आप क्या हो गया? डिफ्यूजन। अब मेट्रो जा रही है, भर चुकी है, अब मेट्रो में अंदर जाना है, अपने आप चले जाओगे अंदर, दम लगा करके अंदर जाना पड़ेगा। समझ में आया? यानी जब भी कहीं पर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एटीपी यूज होगी, तो वो पंप होगा। बिना पंप के आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट मूव नहीं कर सकते। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में फ्लो हमेशा चैनल करते हैं, चैनल कभी भी एटीपी यूज नहीं करते। चैनल हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में, पंप हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि पंप बिना एटीपी काम नहीं करता। कोई भी पंप हो, हाथ का पंप हो, इलेक्ट्रिसिटी वाला पंप हो, डीजल का पंप हो, पेट्रोल का पंप हो, पंप हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर सकते हैं क्योंकि वो एटीपी यूज करते हैं। ये समझ में आई या नहीं आई? तो हमारी बॉडी में दो ही चीजें मिलेंगी, पंप मिलेंगे और चैनल मिलेंगे। चैनल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में काम करेंगे विदाउट एनर्जी, विदाउट एटीपी। और पंप होते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, एटीपी या एनर्जी यूज करके। हाँ या ना? आई या नहीं आई? आई। तो एक चीज समझना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। कई प्रकार के आयन चैनल्स होते हैं जो मैं समझाने वाला हूं आपको। दीज आयन चैनल्स आर क्या होते हैं? सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं।
ये ध्यान रखना है, सेलेक्टिवली परमेबल टू डिफरेंट टाइम्स। अब ये समझा रहा हूं मैं आपको थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ चैनल्स, हेडिंग लिखो फटाफट, टाइप्स ऑफ चैनल्स। लीकेज चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल, मैकेनिकल गेटेड चैनल। अगर मैं लीकेज चैनल की बात करता हूं, इनकी पोजीशन भी स्पेसिफिक होती है, जानते हो। वोल्टेज गेटेड चैनल हमेशा एक्सोन पर मिलते हैं, लीकेज चैनल भी एक्सोन पर मिलते हैं, पर लिगेंड और मैकेनिकल गेटेड हमेशा डेंड्रॉन या टर्मिनल एक्सोन पर मिलेंगे, स्पेशली डेंड्रॉन पर। किस किस के होते हैं, जब भी लीकेज चैनल की बात करूंगा तो यहां पोटेशियम के भी होते हैं, और बहुत ज्यादा होते हैं, एनसीईआरटी ने लिखा है पोटेशियम के बहुत ज्यादा होते हैं सोडियम से। मतलब सोडियम के ऑलमोस्ट एब्सेंट लिखे हुए हैं, ऑलमोस्ट एब्सेंट का मतलब है बहुत कम। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे तो पोटेशियम के लीकेज चैनल बहुत ज्यादा होते हैं, सोडियम के लिखा हुआ है ऑलमोस्ट एब्सेंट। ऑलमोस्ट एब्सेंट है, एब्सेंट नहीं लिखा उन्होंने, ऑलमोस्ट एब्सेंट का मतलब है बहुत कम होते हैं। समझना मेरी बात। तो सोडियम के चैनल मिलेंगे, सोडियम आयन के और पोटेशियम आयन के चैनल मिलेंगे, ठीक है। जबकि वोल्टेज गेटेड चैनल की बात करता हूं, ये आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम के भी होंगे, पोटेशियम के भी होंगे, और कैल्शियम के भी होंगे। तीन के चैनल जो होते हैं वोल्टेज गेटेड होते हैं। लिगैंड गेटेड, मोस्टली लिगैंड गेटेड जो होते हैं वो सोडियम आयन के होते हैं, और साथ में क्लोराइड आयन के भी मैं लिगैंड गेटेड कराऊंगा आपको। अच्छा, मैकेनिकल गेटेड, ये सोडियम आयन के ही होते हैं। चलो, ये तो किसके कौन से होते हैं, ऑलवेज ओपन रहते हैं।
बातें कर रहे हो, उसके अंदर लिख लिया तुमने, है ना? लिख लिया या नहीं लिख लिया? तो बतिया क्यों रहे हो भाई? लिखो फटाफट तेजी से। अब मैकेनिज्म चालू करेंगे। हो गया? अब आगे चलते हैं, अब समझ में आएगा एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। अब न्यूरॉन की तीन स्टेज होती हैं, न्यूरॉन की तीन स्टेज होती हैं। देखो पहली स्टेज में न्यूरॉन पर कोई चार, समझना, कोई स्टिमुलेशन नहीं दिया हमने, रेस्टिंग फेज है। दूसरी फेज में हम बात करेंगे जब न्यूरॉन को हम क्या करते हैं, स्टिमुलस देते हैं, तो उसकी मेम्ब्रेन में चेंज आएगा। और तीसरी फेज की मैं बात करूंगा जब वो अपनी पुनः, यानी अपनी इनिशियल फेज में आएगा, रेस्टिंग फेज में आएगा, उसको रिपोलराइजेशन बोलेंगे। और एक फेज और मैं ऐड करूंगा उसमें, हाइपर पोलराइजेशन, वो एक अल्टरनेटिव फेज होती है। चारों फेज होती हैं, उनको समझाऊंगा, फिर मैं आगे कनेक्ट करूंगा उसको, ठीक है? आगे बढ़ जाऊं क्या? कितने रह गए? हाँ लिखो लास्ट। तो अपने आप भी लिख लो, उसमें कुछ समझ में आ गया तो कुछ है ही नहीं। अब आ जाओ। तो अब समझना, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स की बात कर रहा हूं। इम्पल्स का जो कंडक्शन है वो कैसे होगा, समझो। पहला फर्स्ट फेज समझना बिल्कुल, रेस्टिंग फेज बोलेंगे इसको, या पोलराइजेशन भी बोल सकते हो। क्या हो गया? क्या बोल रहा है? कौन है ये बैक स्लाइड वाला? क्या बोल रहे बेटा? मैकेनिकल स्टिमुलस? अभी आए हो क्या? अभी बताया था ना, हवा चली, आप महसूस किए, तो कैसा स्टिमुलस हुआ? मैकेनिकल। किसी ने टच किया, आपको महसूस हुआ, कैसा स्टिमुलस हुआ? मैकेनिकल। समझ रहे हो? किसी ने पिन चुभोई, पता चला, कैसा स्टिमुलस हुआ? मैकेनिकल। किसी ने परफ्यूम खोला, आपके जो नोज में रिसेप्टर्स होते हैं वहां पर वो टच हुआ, मैकेनिकल स्टिमुलस। समझ रहे हो? यही पूछ रहे थे क्या? बाहर आओ निकल के, समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोलना चाह रहे हो, आ जाओ। थोड़ा और आगे आ जाओ। हाँ अब बताओ। बस,
मैकेनिकल नहीं समझते? मैकेनिकल मतलब क्या होता है? मैकेनिक्स समझते हो ना? फिर भाई हथौड़ा बजा रहे हो, मैकेनिकल प्रोसेस हो गई। समझ रहे हो? थप्पड़ मारा, मैकेनिकल मैकेनिज्म हो गई। नहीं आया क्या? समझ में आ गया? बस हाँ, समझ रहे हो? नहीं नहीं, थप्पड़ में मारता नहीं तो कोई और टीचर हो तो थप्पड़ मार के समझा देता। पर उस मैकेनिक्स तो भाई समझ, मैकेनिकल चीजें समझते हो ना? एक ब्रांच ही है पूरी मैकेनिक्स, उसके अंदर जब जाते हैं लोग इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना, लिगेंड गेटेड के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर आते हैं, इसके अलावा जो भी स्टिमुलस मिल रहा है टच करने से या जो भी है वो सब मैकेनिकल है। अब जब भी मैं किसी फेज की बात करूंगा, अब समझना, रेस्टिंग फेज समझा रहा हूं डिटेल में पहले मैं। ये एक्सॉन है, कौन है? ये एक्साइटेबल सेल है, तो हमेशा बाहर चार्ज कैसा होगा इसके? अंदर चार्ज कैसा होगा? क्योंकि पोलराइज सेल है, पोलैरिटी है इसके पास। अब आप कहोगे सर ठीक है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, क्या यहां पर लीकेज चैनल होते हैं? यस, सोडियम के और पोटेशियम के लीकेज चैनल होते हैं। पोटेशियम के बहुत ज्यादा होते हैं, सोडियम के कम होते हैं। लीकेज का मतलब उसमें गेट ही नहीं होते, खुले हैं, ऑलवेज ओपन, ऑलवेज ओपन। 3 पोटेशियम के दिखा दे रहा हूं, उसके रिस्पेक्ट में 1 में सोडियम का दिखा दे रहा हूं। अगला ध्यान रखना है आपको, बाहर वाले फ्लूइड को क्या बोलोगे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अंदर वाले फ्लूइड को क्या बोलोगे? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। कोई डाउट? मैं आपसे पूछूं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में किस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है? ऑलवेज सोडियम आयन बहुत ज्यादा होते हैं, पोटेशियम आयन कम होते हैं। जबकि इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर उल्टा होगा, पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा होंगे, सोडियम आयन बहुत कम होंगे। इसमें कोई डाउट? ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक बात क्लियर है? भाई अंदर भी पॉजिटिव आयन ज्यादा है, बाहर भी पॉजिटिव आयन ज्यादा है, पर अंदर दोनों में पॉजिटिव आयन ज्यादा है, फिर भी अंदर चार्ज कैसा है? निगेटिव। फिर भी अंदर चार्ज कैसा है? निगेटिव। ये निगेटिव चार्ज किस वजह से है? तो एनसीईआरटी क्या लिखती है कि अंदर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं। कौन होते हैं? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं। और इन निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए मेम्ब्रेन क्या होती है? इम्परमिएबल, यानी ये अंदर बाहर नहीं जा सकते, ये अंदर ही रहेंगे। जबकि आइंस इन टू आउट, आउट टू इन हो सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल? ये कौन है? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। समझना अच्छी तरीके से, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, मेम्ब्रेन क्या होती है? इम्परमेबल फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए मेम्ब्रेन क्या होती है? इम्परमेबल। अगला ध्यान रखना, भाई पोटेशियम आयन ज्यादा है, पोटेशियम अंदर ज्यादा है, तो कहां से मूव करेंगे? अंदर से बाहर। लीकेज चैनल हर समय क्या रहते हैं? ओपन। हर समय ओपन रहते हैं, तो हर समय पोटेशियम अंदर से बाहर जाते रहेंगे। हर समय पोटेशियम अंदर से बाहर जाते रहेंगे। सोडियम आयन बाहर ज्यादा होते हैं, तो सोडियम आयन बाहर से कहां आएंगे? अंदर। सोडियम आयन बाहर से अंदर हर समय आते रहेंगे, पर कम सोडियम आयन बाहर से अंदर आ रहे हैं, ज्यादा पोटेशियम आयन अंदर से बाहर जा रहे हैं। कोई डाउट बेटा? यानी रेस्टिंग कंडीशन में मैं आपसे कहूं मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी किस आयन के लिए ज्यादा होगी? जरा बताओ, पोटेशियम या सोडियम? सिंपल सी बात है, पोटेशियम। तो रेस्टिंग फेज में अगर मैं परमेबिलिटी की बात करता हूं, परमेबिलिटी, ध्यान रखना किसके लिए ज्यादा होगी परमेबिलिटी? सोडियम के लिए बहुत कम होगी, पोटेशियम के लिए बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगला मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, अंदर कितना नेगेटिव चार्ज होता है?
तो बाहर कितना पॉजिटिव होगा? तुम दोनों बताओ, खड़े होके बताओ जल्दी। बाहर कितना पॉजिटिव होगा? +70, +30। सब तुम गधे हो। कहीं पढ़ा है तुमने अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है ऐसे? कहीं पढ़ा है ऐसे? अंदर बाहर कुछ नहीं होता है। इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। एक इलेक्ट्रोड बाहर लगाओगे, एक इलेक्ट्रोड अंदर लगाओगे, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आता है? -70 मिलीवोल्ट। अरे यार, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जरा बताओ। -70 मिलीवोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। दोनों, दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक बाहर लगाते हैं, एक अंदर लगाते हैं, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना अंदर चार्ज इतना है बाहर इतना है, ऐसा होता है थोड़ी ना, ऐसा नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है। ठीक है, +30, अभी +30 पोटेंशियल डिफरेंस होगा ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आते हैं। रेस्टिंग कंडीशन पर मेम्ब्रेन का बाहर चार्ज कैसा होता है, अंदर कैसा होता है? ठीक है, ये पूछेगा तो बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। दूसरा क्वेश्चन आएगा, रेस्टिंग कंडीशन पर मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, कम और ज्यादा हो सकती है। रेस्टिंग कंडीशन पर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी किस आयन के लिए ज्यादा होती है? पोटेशियम आयन के लिए ज्यादा होती है, सोडियम के लिए कम होती है। रेस्टिंग कंडीशन पर कौन से चैनल खुले होते हैं? लीकेज चैनल हर समय खुले होते हैं, चाहे रेस्टिंग हो, एक्शन हो, कुछ भी हो, ऑलवेज ओपन, और सारे चैनल बंद होते हैं। ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन पर यही है, बस नजर आ रहे हैं, यही डिपेंड करेंगे परमेबिलिटी के लिए। ठीक है, क्या रेस्टिंग कंडीशन पर सोडियम पोटेशियम पंप चलता है? यस या नो? हाँ वाले हाथ उठाओ पहले तो। दो चार है। चलता है रेस्टिंग कंडीशन पर? ना वाले हाथ उठाओ जरा, बताओ देखो ना कितने हैं। अगर मेरा बस चलता ना, जिन्होंने किसी पे भी हाथ नहीं उठाया उनको क्लास से बाहर कर देता मैं। कुछ तो रखो अपना यार। हाँ या ना? हाँ ना? ठीक है, चलता है पक्का? हाँ, अब हाथ उठा के बताओ कितने हैं चलता है। चलता वाले देखूं पहले तो मैं कितने हैं। कितना नहीं चलता? अब मैं गुस्सा आ जाएगी, तुम लोग ना तो हाँ पे हाथ उठाते हो, ना पे हाथ उठाते हो। अटके रह जाओगे अधर में, ना तुम सिलेक्शन ले पाओगे ना तुम छोड़ पाओगे, अधर में अटक जाओगे। कहीं तो रखो। हाँ यार, चलता है नहीं चलता? सर एक्चुअल में पता नहीं है चलता है नहीं चलता, ऐसा है ना? तो हम क्या बोले, ना बोल नहीं सकते, इंसल्ट हो जाएगी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इंसल्ट इंसल्ट कुछ नहीं होगी, सिलेक्शन के बाद होगी इंसल्ट तो। ठीक है, हाँ, देखो हर समय चलता है। सोडियम पोटेशियम पंप ऑलवेज एक्टिव रहता है। ऐसी कोई फेज नहीं है जब वो बंद होता है। ठीक है, ऑलवेज एक्टिव, यह ध्यान रखना। कोई बच्चा बोले कि नहीं डीपोलराइजेशन के टाइम पर चलता है बंद हो जाता है, तो समझ लेना ये बच्चा 4 या 5 साल पुराना बच्चा है, पास्ट में पढ़ रहा है। 5 साल पहले मैं कई टीचरों को देखा वो चालू बंद करते थे। या वो बच्चा उन टीचरों से पढ़ के आया है करंट में जो बहुत पुराने टीचर्स हैं, जिनको एक्चुअली में पता ही नहीं है क्या है, वो किसी को फॉलो कर रहे हैं बस। समझ रहे हो? आकाश के 10 से 15 साल पुराने नोट्सों में चालू बंद करते थे लोग इसको। ठीक है, तो मुझे याद है एक दिन मैंने जब नोट्स देखे और बच्चों ने कहा कि सब बंद चालू करवा रहे थे, ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन बंद हो जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा बंद नहीं होता, चालू ही रहता है। तो क्वेश्चन एक बना था, उस पर बहस हुई थी थोड़ी सी। तब मैंने इतना पूछा था कि भाई कोई किताब तो मुझे रेफरेंस दे दो जहां बंद होता है, कोई तो दुनिया का रेफरेंस लाके दिखा दो। तब आज तक कोई रेफरेंस नहीं मिला उन लोगों को, तब से वो क्या किया, चालू बंद करना बंद कर दिया, चालू ही रहता है। समझ में आया? कोई फिर जितने क्वेश्चन थे सब हटा दिए गए। समझ रहे हो? हमेशा चालू रहता है, क्योंकि जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, तुम्हारे घर में कोई कार्डियोलॉजिस्ट हो तो पूछना, एक टेबलेट आती है डिजिटलिस, किसके लिए दी जाती है?
ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप को स्लो करने के लिए उसके लिए दी जाती है, ऑलवेज एक्टिवेट रहता है। जब उन लोगों को दी जाती है जिनको हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाता है, ठीक है, वो अलग अलग सिस्टम से, तो ऑलवेज ओपन रहता है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, भाई बाहर सोडियम ज्यादा होने चाहिए थे, अंदर पोटेशियम, पर क्या हो रहा है, पोटेशियम बाहर भाग रहे हैं, सोडियम अंदर आ रहे हैं, डिफ्यूजन हो रहा है, हाँ या ना? डिफ्यूजन से आयोनिक ग्रेडियंट बिगड़ नहीं रहा है? डिफ्यूजन से आयोनिक ग्रेडियंट बिगड़ रहा है नहीं बिगड़ रहा? नहीं बिगड़ रहा? बिगड़ रहा है ना। और आयोनिक ग्रेडियंट बिगड़ गया तो कंडक्शन नहीं होगा। तो इस आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन कौन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में दे रखा है। सोडियम पोटेशियम पंप रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन आयोनिक ग्रेडियंट। ये है सोडियम पोटेशियम पंप। अगर मैं सोडियम पोटेशियम पंप की बात करूं बेटा, तो इस सोडियम पोटेशियम पंप, समझना मेरी बात, इस सोडियम पोटेशियम पंप की अगर हम बात करते हैं तो ये पंप क्या काम करता है भाई, अंदर जो सोडियम आ गए ना उनको बाहर भेजेगा, जो बाहर पोटेशियम चले गए उनको वापस अंदर भेजेगा। कितने सोडियम बाहर जाएंगे? कितने पोटेशियम अंदर जाएंगे? अब जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। अब तुम दोनों को ही पूछ रहा हूं मैं, तुम दोनों टारगेटेड हो आज मेरे लिए, ठीक है, कोई नहीं, कल टारगेट नहीं बनाऊंगा तुम्हें। बताओ 3 सोडियम ही बाहर क्यों जा रहे हैं? 2 क्यों नहीं जा रहे? 1 क्यों नहीं जा रहा? 5 क्यों नहीं जा रहे? 10 क्यों नहीं जा रहे? यस, 2 अंदर पोटेशियम जा रहा है क्योंकि 2 ही बाइंडिंग साइट है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। एक्चुअल में अंदर की साइड में सोडियम बाइंडिंग साइट्स कितनी है? 3। बाहर की साइड में पोटेशियम बाइंडिंग साइट्स कितनी है? 2। भाई 2 ही पोटेशियम बाइंड हो सकते हैं, इसीलिए यहां 1 और 1 2, यहां 1 2 और 3, यानी अंदर की साइड में 3 सोडियम आयन बाइंड कर सकते हैं, बाहर की साइड में 2 पोटेशियम आयन बाइंड कर सकते हैं। इसीलिए अंदर से बाहर 3 सोडियम और बाहर से अंदर 2 पोटेशियम इससे मूव कर पाते हैं। समझे नहीं समझे? और ये एटीपी यूज करता है, एटीपी डिपेंडेंट है क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर सोडियम ज्यादा होते हैं और अंदर से बाहर भेजना है उसको, अंदर पोटेशियम ज्यादा होते हैं और अंदर से बाहर से अंदर भेजना है उसको, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट काम कर रहा है ना, तो एनर्जी इसको चाहिए। ये पंप है, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन करता है आयोनिक ग्रेडियंट को। एनसीईआरटी की लाइन, ये क्या काम करता है? मेंटेन करता है आयोनिक ग्रेडियंट को। समझना, मेंटेन आयोनिक ग्रेडियंट। ये एक्चुअल में आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करता है। सोडियम पोटेशियम पंप ऑलवेज ओपन रहता है। ये रेस्टिंग फेज में जो भी इवेंट हो रहे थे वो आपके सामने हैं। 2 क्वेश्चन बनते हैं कि पोटेंशियल कितना होता है, परमेबिलिटी किसके लिए ज्यादा होती है, ठीक है, निगेटिव चार्ज अंदर क्यों होता है, मतलब अंदर पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव क्यों आता है, क्योंकि निगेटिवली चार्ज प्रोटीन होती है, मेम्ब्रेन इसके लिए इम्परमेबल होती है। सोडियम बाहर से अंदर क्यों मूव करते हैं, पोटेशियम अंदर से बाहर क्यों मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके चैनल ज्यादा होते हैं और कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा होती है, इनके चैनल कम होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होती है। क्लियर है बिल्कुल? पंप का काम क्या होता है? इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को जो बिगड़ रहा है उसको मेंटेन करना। मेंटेन कैसे करता है? बाहर से अंदर 2 पोटेशियम, अंदर से बाहर 3 सोडियम। 3 ही क्यों, 2 ही क्यों? क्योंकि 3 बाइंडिंग साइड होती है और बाहर 2 बाइंडिंग साइड होती है। एटीपी डिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। अब मुझे बताओ कोई डाउट है? जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं रेस्टिंग फेज में आपके सामने, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनता। अब इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, फटाफट लिख डालो। अब मैं सेकंड फेज में बात करूंगा, यानी अब इसको मैं स्टिमुलेट करूंगा, इसको हम स्टिमुलेट करेंगे, उद्दीपित करेंगे,
ठीक है, जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, इंपल्स जनरेट होगा, वो ट्रांसफर करेगा। कैसे करेगा, पूरी डायरेक्शन समझाऊंगा। एक पूरा करा के छोड़ूंगा मैं, ठीक है। चाहे 2 10 हो जाए, 2 5 हो जाए, 2 15 हो जाए, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ये पक्का है कि 2:30 बजे से मेरी तीसरी क्लास है, इसलिए वो अचीवर वाली। तो इसलिए मैं 15 मिनट मुझे गैप चाहिए होगा कुछ खाने के लिए, 2:15 पर छोड़ दूंगा मैक्स। ठीक है, उससे पहले खत्म करा दूंगा। तो मेन यही फिर समझने की है, फिर तो कुछ है ही नहीं। ये समझ लिया तुमने तो आधा काम हो गया। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे यहां पर हैं। चलो, हो गया क्या? कितने लोग रह गए? दिखा दिया उसको ना। अब सेकंड फेज क्या आएगी, देखो सेकंड फेज। जब आप स्टिमुलेशन दोगे तो उसको क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन। एक्शन वाली फेज। अगर मैं डीपोलराइजेशन या एक्शन फेज की बात करता हूं, मान लो ये सेल है, आपने इसको स्टिमुलेशन दिया, स्टिमुलस। जैसे ही आप सेल को स्टिमुलेट करोगे, तुरंत ही कौन से चैनल खुल जाएंगे यहां पर, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। जैसे ही आपने सेल को स्टिमुलस दिया, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन। सोडियम आयन कहां से कहां जाएंगे, बाहर से अंदर, बहुत तेजी से अंदर आएंगे, बहुत तेजी से।
अंदर पोटेशियम आयन तो पहले से थे, क्योंकि वो तो अभी कहीं मूव ही नहीं किए। सोडियम भी अंदर आ गए। सोडियम और पोटेशियम दोनों मिलकर के, भाई पोटेशियम पहले से थे, सोडियम और पोटेशियम दोनों मिलकर के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो थी ना, उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, डोमिनेंट हो जाएंगे। अब नेगेटिव चार्ज प्रोटीन का अस्तित्व खत्म। अब दोनों पॉजिटिव मिलकर के इसके ऊपर डोमिनेंट होंगे, तो अंदर चार्ज कैसा हो गया, अरे अंदर अब कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। बाहर कैसा हो गया, उल्टा नहीं हो गया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव मिलकर के इसके ऊपर डोमिनेंट हो जाएंगे और अंदर चार्ज कैसा कर देंगे, पॉजिटिव। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस जो निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, ये होगा +30 मिली वोल्ट। ये +20 से लेकर के +40 मिली वोल्ट के बीच में कोई भी हो सकता है, पर स्टैंडर्ड वैल्यू क्या आ रही है यहां पर, +30 मिली वोल्ट, ये ध्यान रखना है। अच्छा, परमेबिलिटी बताओ, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी किसके लिए ज्यादा है इस समय, सोडियम के लिए परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और पोटेशियम आयन के लिए परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, उल्टा हो जाएगा। यहां तक समझ में आया नहीं आया। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, समझने पड़ेगी आपको, तभी समझ में आएगी। तीसरी फेज, रीपोलराइजेशन, यानी पुनः अपनी स्थिति में लौटना। -70 जो स्थिति थी उसमें वापस आना, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में 2 क्वेश्चन पूछेगा, सेम वही, पोटेंशियल कितना होता है रीपोलराइजेशन का, और परमेबिलिटी क्या होगी। रीपोलराइजेशन का मतलब वापस पुनः अपनी स्थिति में आना, नहीं, -70 मिली वोल्ट। और परमेबिलिटी ध्यान रखना आप किसके लिए होगी, आपको समझ में आएगी आपके, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप समझना, एक्शन पोटेंशियल कितने मिली वोल्ट पर होगा, +30 मिली वोल्ट पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, इंपल्स जनरेट हो जाएगा, जो ट्रेवल कर जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। और कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, सोडियम चैनल्स, सोडियम आयन। सोडियम आयन बंद, सोडियम चैनल बंद कब होते हैं और पोटेशियम चैनल खुलते कब हैं, कौन बताएगा, सोडियम चैनल्स कब बंद होते हैं और पोटेशियम चैनल्स कब खुलते हैं, और कौन है जो सोडियम चैनल्स को बंद करता है और पोटेशियम चैनल्स को खोलता है, कौन है, बोलो। यस, यहां कोई ऐसा नहीं, ब्रेन का कोई पार्ट है, ऑटोमेटिकली जैसे ही -70 से पहले क्या होगा, -40, -30, -20, -10 और 0 मिली वोल्ट, 0 आ गया। अब 0 के बाद +1, +2, +20, जैसे +30 चार्ज पहुंचेगा, जैसे चार्ज +30 पहुंचा, तुरंत ही सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव। तुरंत ही पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। मैंने इनएक्टिव बोला है, क्लोज नहीं बोला। ये अपने में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, समझना। +30 मिली वोल्ट चार्ज पहुंचते ही 2 इवेंट होंगे। पहला इवेंट क्या होगा, इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल्स, इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, और साथ में क्या होगा, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। समझना, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल का इनएक्टिवेशन होगा, तो इनएक्टिवेट होते ही क्या होगा, सोडियम का आना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। सुनो मेरी बात, इनएक्टिवेशन और क्लोज में अंतर क्या होता है,
इनएक्टिवेशन तुरंत होने वाली प्रोसेस है, क्लोज लेट होने वाली प्रोसेस है, टाइम लगता है उसको होने के अंदर, ठीक है। पर वो इनएक्टिवेशन शॉर्ट टाइम के लिए होती है, क्लोज लॉन्ग टाइम के लिए होती है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ सारे चैनल्स के अंदर, बॉडी में जितने भी चैनल्स होते हैं, सिर्फ सोडियम चैनल्स के पास होती है इनएक्टिव होने की प्रॉपर्टी। समझ रहे हो? इनएक्टिव होने की प्रॉपर्टी सिर्फ सोडियम चैनल्स के पास होती है और किसी के पास इनएक्टिव होने की प्रॉपर्टी नहीं होती। इनएक्टिव का मतलब है एग्जैक्ट +30 पर इनएक्टिव हो जाना, और क्लोज होता तो +30 पे क्लोज नहीं होता, हो सकता है +60 पे जाके क्लोज होता। इससे सारा सारा पोटेंशियल डिफरेंस बिगड़ जाता, कंडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो जैसे +30 मिलीवोल्ट चार्ज पहुंचेगा, तुरंत सोडियम चैनल एक्टिव हो जाएंगे और तुरंत पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे। और पोटेशियम चैनल से खुलते ही अब क्या होगा, उल्टा मैकेनिज्म चालू हो जाएगा। मान लो ये पोटेशियम चैनल्स हैं, पोटेशियम चैनल्स खुल चुके हैं, और पोटेशियम चैनल्स खुलते ही पोटेशियम आयन कहां जाएंगे, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। जब पोटेशियम आयन अंदर से बाहर जाएंगे तो वापस पॉजिटिव चार्ज कम नहीं हो जाएगा अंदर? भाई सोडियम तो एकदम अंदर से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि डिफ्यूजन हाई से लो की तरफ होता है। सोडियम बाहर ज्यादा होते हैं तो अंदर से बाहर डिफ्यूजन नहीं कर सकते, पर पोटेशियम तो अंदर से बाहर डिफ्यूज कर सकते हैं ना। तो तेजी से पोटेशियम आयन जब बाहर जाएंगे तो अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन की डोमिनेंसी फिर से बढ़ जाएगी, और अंदर चार्ज कैसा आ जाएगा वापस, बाहर चार्ज कैसा हो जाएगा वापस। यानी अब धीरे धीरे +30 से 0 पहुंचेगा, 0 से वापस -70 पहुंचेगा। तो यहां पर एक्शन पोटेंशियल कितना हो गया अब, -70 मिली वोल्ट। आई या नहीं आई? नेगेटिव चार्ज प्रोटीन की डोमिनेंसी फिर से मेंटेन हो जाएगी, यानी हम पुनः अपनी उसी स्थिति में आ गए जैसे पहले थे। यानी -70 मिली वोल्ट चार्ज आ गया। पर एक चीज गड़बड़ हो गई, क्या सर? पोटेशियम आयन बाहर निकल गए सारे के सारे, मतलब मोस्टली, और सोडियम आयन अंदर आ गए, यानी आयोनिक ग्रेडियंट बिगड़ गया। और आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए कौन काम करता है? ऑलवेज सोडियम पोटेशियम पंप आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करता रहता है, उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। उसका काम है आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करना, ठीक है। ये समझ में आया? तो आपसे पूछा जाए डीपोलराइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। आपसे पूछा जाए रीपोलराइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आप बोलोगे ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल। कोई डाउट? पर पोटेशियम चैनल इनएक्टिव होना नहीं जानते, इसलिए ये क्या होंगे, क्लोज। और क्लोज एकदम नहीं होती चीजें, क्लोज होने में टाइम लगता है। यानी जब तक क्लोज होगा तब तक ज्यादा पोटेशियम बाहर निकल जाएगा, और ज्यादा पोटेशियम निकलने की वजह से चार्ज नेगेटिव में ज्यादा हो जाएगा, -70 से -90। इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। तो अगला स्टेप क्या आने वाला है, हाइपर पोलराइजेशन। पर उससे पहले परमेबिलिटी बताओ किसके लिए ज्यादा होगी? पोटेशियम आयन के लिए परमेबिलिटी ज्यादा होगी, यहां पर सोडियम आयन के लिए परमेबिलिटी कम होगी। अब बात करूंगा मैं हाइपर पोलराइजेशन। अरे हाइपर माने ज्यादा, ज्यादा पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन क्यों हो जाता है? ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स, ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स। जब पोटेशियम चैनल्स लेट क्लोज होंगे तब क्या होगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -90 मिली वोल्ट, या सिंपल कह सकते हो मोर देन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो भी रेस्टिंग पोटेंशियल होगा उससे ज्यादा होगा, वो हाइपर पोलराइजेशन होगा। और परमेबिलिटी इस समय किसकी लिए ज्यादा होगी,
अगेन पोटेशियम के लिए ज्यादा होगी, सोडियम के लिए कम होगी। सोडियम के लिए सिर्फ एक ही जगह परमिबिलिटी बढ़ रही है, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। यहां तक कोई डाउट? अच्छा एक बात मैं तुमसे पूछूंगा, तुम दोनों से, नहीं नहीं नई बात क्या है वो, वही उनसे पूछ रहा हूं तो तभी तो पूछ रहा हूं, उनमें दम होगा बताने का, हर किसी से नहीं पूछ रहा मैं, ठीक है? और दम रखते हैं तभी पूछ रहा हूं मैं, हंसने की बात क्या है? ठीक है, समझ रहे हो, दम है तभी पूछ रहा हूं, नहीं बता पाएंगे तो फिर डंडे भी, मतलब समझ रहे हो, दम रखते हो फिर क्यों नहीं, तुम शक्ति कहां भूल गए हो अपनी, समझ रहे हो ना, अपनी एनर्जी को ध्यान रखना है, ठीक है? वापस वापस समझो भाई, ये वोल्टेज गेटेड चैनल है, कौन है? सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है। ये कब खुलेंगे? जब मेम्ब्रेन का वोल्टेज पोटेंशियल चेंज होगा। पर पोटेंशियल चेंज कब होगा? जब ये खुलेंगे। तो पहले ये खुले या पोटेंशियल चेंज हुआ? कौन करेगा पोटेंशियल चेंज? प्रोटीन थोड़ा पोटेंशियल चेंज करेंगे, प्रोटीन इम्परमेबल होते हैं, कहीं पोटेंशियल चेंज नहीं करते भाई, स्टिमुलस की वजह से तो खुलेंगे, पर तभी खुलेंगे जब पोटेंशियल चेंज होगा। तो पोटेंशियल चेंज कौन करेगा? वोल्टेज गेटेड है तभी खुलेंगे, वोल्टेज चेंज होगा, वोल्टेज चेंज नहीं को नहीं खुलेंगे। मुर्गी आई या अंडा आया पहले? तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से एक मैकेनिज्म हुई, पहले मुर्गी धीरे धीरे बनी, तब मुर्गी ने अंडे देने की, समझ रहे हो ना, मैकेनिज्म डेवलप की, तब उस अंडे से मुर्गी आई। ऐसे तो हुआ, सच में तो एवोल्यूशन ऐसे हुआ है। तो इसका एक्चुअल में मैकेनिज्म क्या है वो मैं समझाने वाला हूं, पहले ये 4 फेज समझो, इसके बाद उस मैकेनिज्म पर आ रहा हूं, क्योंकि मैकेनिज्म क्या है, ठीक है? जैसे थ्रेशोल्ड वैल्यू समझते हो, थ्रेशोल्ड वैल्यू, हाँ, मिनिमम इतना स्टिमुलस जो इन चैनल को खोलने के लिए जरूरी होता है, उसको थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं। यानी वो स्टिमुलस जो अंदर -70 से -60 मिलीवोल्ट चार्ज बना दे, यानी कुछ ऐसा हो जो पॉजिटिव अंदर जाए और -70 से -60 कर दे, 10 मिलीवोल्ट माइनस के अंदर चेंज कर दे, समझ रहे हो, पॉजिटिव की तरफ, तब जाकर के चैनल खुलते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म बता रहा हूं, पहले इतना समझो, ये समझ में आया नहीं आया जो 4 फेज मैंने बताई हैं, ये समझ में आ गई? तब मैं उस पर आ रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसको ग्राफिकल फॉर्म में भी दिखा सकते हो, समझना। अच्छा उस फॉर्म में दिखाता हूं मैं, ग्राफिकल नहीं, उस फॉर्म में दिखाता हूं। अरे समझना, मान लो ये समझने का टोटल, अब ये न्यूरॉन था, अरे हाँ या ना? लास्ट है, पूरा दिमाग लगाना उसके अंदर एकदम। ये मानो न्यूरॉन का साइटोन होगा, ये वाला साइटोन, साइटोन ऐसे ही तो होगा। ये डेंड्रॉन होगा, कौन होगा? डेंड्रॉन। ध्यान रखना, एक्सॉन के ऊपर तो सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल मिलते हैं और कोई चैनल नहीं मिलते, जबकि डेंड्रॉन के ऊपर मैकेनिकल और लिगैंड गेटेड चैनल मिलते हैं, डेंड्रॉन के ऊपर। अब क्या होगा, यहां पर मैकेनिकल या लिगैंड गेटेड चैनल होते हैं डेंड्रॉन के ऊपर, समझना अच्छी तरीके से। अंदर चार्ज अभी कितना बताया था? -70 मिलीवोल्ट, और यहां मैंने अभी जस्ट अभी बताया था आपको, ये पूरा समझने का, दिमाग पूरा लगाना इसके अंदर। यहां मैंने अभी सोडियम चैनल्स बताए थे आपको, ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ये तभी खुलेंगे जब मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में कुछ चेंज आए, यानी अगर -70 मिली वोल्ट से आपने उसको 10 मिली वोल्ट कम कर दिया माइनस में, यानी -60 मिली वोल्ट कर दिया, समझना, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, तो इतना कर दिया तो ये -60 मिली वोल्ट इन चैनल को खोल देगा।
अपने आप खोल देगा। यानी चैनल तभी खुलेंगे जब -70 मिली वोल्ट से आप चार्ज को कितना कर दो, -60 मिली वोल्ट कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इसको क्या बोलोगे आप? माइनस लेस देन -10 मिली वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से। समझना, ये माइनस में तब जाएगा जब ना कोई पॉजिटिव आयन ऐसा हो जो अंदर आए, तभी तो माइनस में कम होगा। हाँ है ना? अब पॉजिटिव आयन कहां से आएगा समझना। डेंड्रोन पर लगे हुए स्पेशली सोडियम के या तो लिगेंड गेटेड चैनल हो सकते हैं या मैकेनिकल गेटेड चैनल हो सकते हैं। ये हो सकते हैं, यानी मैकेनिकल स्टिमुलेशन मिल जाए इस चैनल को या लिगेंड कोई बाइंड कर जाए तो चैनल खुल जाएगा। और चैनल सोडियम का चैनल है तो इसके खुलने से क्या होगा, सोडियम आयन की अंदर एंट्री होगी। किसकी एंट्री होगी? बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से सोडियम आयन अंदर आएंगे, पर ये सोडियम आयन इतना पॉजिटिव चार्ज बना देंगे अंदर कि ये 10 मिली वोल्ट कम हो जाए। आपका स्टिमुलस इतना तगड़ा है कि 10 मिली वोल्ट चार्ज कम कर दे, तभी इंपल्स जनरेट होगा, नहीं तो इंपल्स जनरेट नहीं होगा। इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस या थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं। समझ में आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? जैसे मैंने परफ्यूम खोला, परफ्यूम में इतनी पावर है कि वो आपकी नाक के रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दे तो ही आपको सुगंध आएगी, नहीं तो पड़ोसियों को सुगंध भी नहीं आएगी। नहीं आया क्या? मान लो। ठीक है, समझ में आया? किसी ने टच किया, ऐसा टच किया कि मुझे पता ही नहीं चला, तो मुझे थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं मिली, पर ऐसा टच किया कि मुझे पता चला, मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू मुझे मिल गई। यानी इतना स्टिमुलेशन आपने दे दिया उसको कि इतने सोडियम आयन चले जाएं कि -70 से -60 या -55 या -50 पहुंच जाए। इतना पहुंच गया तो तुरंत ये सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, ओपन। इनके ओपन होते ही भर भर के अंदर कौन आ जाएंगे, सोडियम आयन। तेजी से सोडियम आयन अंदर आएंगे, और सोडियम आयन अंदर आने का मतलब अंदर चार्ज कैसा हो गया, अब अंदर चार्ज कैसा हो गया, बाहर चार्ज कैसा हो गया, बाहर चार्ज कैसा हो गया। मान लो ये ए पार्ट है, तो अगला पार्ट क्या होगा, बी नहीं होगा ये वाला? हाँ या ना? अगला पार्ट क्या होगा, बी। अगला पार्ट क्या होगा, बी। अरे नहीं आया क्या? तो ए वाले पार्ट में हो क्या रहा है, आप बोलोगे सर डी, पोलराइजेशन। तो मैं पूछूंगा बी वाले पार्ट में क्या होगा, अभी कुछ भी नहीं हो रहा। बी वाले पार्ट में कोई भी चैनल अभी ओपन नहीं है, कोई भी चैनल अभी ओपन नहीं है। समझना बहुत अच्छी तरीके से, समझने का पार्ट है। यहां कुछ भी ओपन नहीं है, अभी चैनल बंद पड़े हैं। सोडियम चैनल्स अभी खुले नहीं है, बंद पड़े हैं। तो अंदर चार्ज कैसा होगा इसके अंदर, अभी अभी फिलहाल आप बोलोगे नेगेटिव। बाहर कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि अभी यहां कोई चेंज नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये वाले पार्ट में चेंज चल रहा है। यानी ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, पोलराइजेशन। अब ये सोडियम आयन, भाई इन सोडियम आयन ने इसके लिए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्रिएट किया, ये सोडियम आयन इन चैनल के लिए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्रिएट करेंगे इनके लिए। समझ रहे हो ना? अरे आई या नहीं आई? हमेशा कंडक्शन किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इसके लिए, फिर ये इसके लिए, वो आगे, फिर आगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ गए ना मेरी बात? तो बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव कैसा आएगा, उल्टा नहीं हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव? भाई ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसा हो रहा है, ऐसा, तो बाहर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा होगा ना, ऐसा। ये तो एक्चुअली सर्किट बन रहा है इस तरीके से। इस सर्किट की फॉर्म में ये इंपल्स आगे मूव करेगी, ये इंपल्स आगे मूव करेगी। इंपल्स ए से बी में जाएगी, फिर बी से सी में जाएगी, सी से डी में जाएगी। यानी स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस आगे बढ़ती चली जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ इंपल्स आपसे पूछे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंपल्स,
हमेशा ध्यान रखना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव विदाउट एनी एक्सेप्शन। और आपसे पूछेगा जरा बताओ आउटर मेम्ब्रेन पर डायरेक्शन क्या होगी, इनर पर क्या होगी? आउटर और इनर, ये पूछता है एनसीईआरटी में। तो ध्यान से देखो कि बाहर बी से ए की तरफ जा रही है, अंदर ए से